नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? देवी और सज्जनों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मनी एंड क्रेडिट, ये एक ऐसा चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर, जिसे पढ़ने के बाद में आप लोग हमारी अर्थव्यवस्था को समझ जाएंगे। स्वागत है। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम 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 टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? अगर हाँ तो एक बार चैट में जरा तेजी से मुझे बताएंगे। हाय गाइस, क्या हाल है? वेलकम टू दिस सेशन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? बताओ बताओ बताओ। बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। बताओ, बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय हो गई। तुम्हारी इधर होती है क्या सत्यनारायण भगवान जी की पूजा? होती है, चलो बढ़िया। तो क्यों भाई, कैसा रहा टेस्ट? टेस्ट दिया था? कितने बच्चों ने क्या टेस्ट दिया? रिजल्ट रिजल्ट कैसा रहा? कितने क्वेश्चन आएंगे संडे वाले टेस्ट में? और अब तुम्हारा समय आने वाला, आज कितनी 22 तारीख हो गई है। अभी एक दो चैप्टर और अपने हो जाएंगे, उसके बाद में कंबाइंड सैंपल पेपर 2 सॉल्व करने की राह पे चल पड़ा ना तुम लोग सब। 25 तारीख के बाद है ना। मैरी क्रिसमस, हम सबकी क्रिसमस, तुम्हारी क्रिसमस के बाद में। तो फ्राइडे सैटरडे संडे अपनी क्लास नहीं थी, और ये फ्राइडे सैटरडे संडे मुझे ऐसा लगता है कि बरसों बरस बीत जाते हैं 3 दिन जब हम मिल नहीं पाते हैं। वाह 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 वाह। तो एक बार मुझे तेजी से बताएंगे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस। अद्भुत चौहान, बेटा ब्लॉक कर दूंगा स्पैम करोगे तो। ठीक है। क्रिसमस को क्लास है क्या? क्रिसमस को क्लास है। विल सेलिब्रेट टुगेदर, जिंगल बेल जिंगल बेल। हो हो। सेंटा क्लॉज बन के आऊंगा मैं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा उस दिन, ठीक है? क्वेश्चन दूंगा तुम्हें गिफ्ट में, सॉल्व करना तुम सारे बच्चे। चैट पब्लिक रहने दो सर, बात करनी है थोड़ी सी। अब तो मुझसे बात करो ना, पब्लिक से बात क्या करना है? चैट पब्लिक रहना, थोड़ी बात करना है। कर ना तो मुझसे बात कर। चलो। हाँ, मतलब ऐसा लगता है ना, 3 दिन बीत जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जन्मों जन्म बीत गए, हमारा मिलना नहीं हुआ। ऐसा तुम्हें भी लगता है क्या? बोलो बोलो, क्या ये दोनों तरफ ऐसा ही अनुभव है? क्या इसी को हम प्रेम कहते हैं? पर मुझे 3 दिन बड़े लंबे लगते हैं। मतलब जैसे 4 दिन क्लास रहती तो इट्स लाइक कि कल आ गए 5 बजे, परसों आ गए 5 बजे, रोज आ गए 5 बजे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर हमारे पास में है 3, मनी एंड क्रेडिट। इसके बाद में एक और चैप्टर, उस एक चैप्टर को अपन थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर, आधा चैप्टर मान सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर बहुत छोटा आएगा। तो नेक्स्ट ट्यूसडे के दिन आपका एक तरह से क्या हो जाएगा ना, नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि हाँ, मतलब जो भी तारीख आ रही है, शायद 31 तारीख आएगी या फिर 1 तारीख, आपके इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर हो जाएंगे। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर आना है और चौथा चैप्टर आपका छोटा सा है, ठीक है? चलो, सारे बच्चे आ गए, शुरू करें? अरे ये हिस्ट्री फील्डिंग सेट करना पड़ेगी। तुमने देखा ना, माय टीम ट्राइज टू टीच, तो उस दिन वो पढ़ाते पढ़ाते गए ना, उनके सिर पे लग गई थी चोट, तो हिस्ट्री लिख दिया उसमें उसने।
इकोनॉमिक्स कर देता हूं इसको मैं, सिर में चोट लगने के कारण आप क्या, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो, आज छुट्टी हो रही थी, कौन बोला छुट्टी हो रही थी आज? किसने बोला? तुम मेरे सामने लाओ उसको, किसने बोला छुट्टी हो रही थी? ऐसी बातें कौन करता है? चलिए ठीक, ब्रह्मास्त्र मेजोरिटी बच्चों का पहुंच गया है। और अब जिन बच्चों ने अभी एनरोल करा कल परसों 2-3 दिन पहले, तो तुम्हारे घर भी पहुंचेगा, लेकिन समय लगेगा बेटा। ऑलमोस्ट जितने बच्चों ने एनरोल किया था 95% बच्चों तक हम ब्रह्मास्त्र पहुंचा चुके हैं। अभी कल ही मैंने डेटा चेक किया, तो फुल स्विंग पे काम चल रहा है, ठीक है। चलो तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। मनी एंड क्रेडिट, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का आज की इस सेशन में। तो चैप्टर शुरू होता है अपना, पढ़ लेना बेटा, चैट पब्लिक से प्राइवेट कर देना जरा मुझे, ठीक है। 4 AM वाली क्लास, तुम अभी ये 5 PM वाली क्लास करते रहो, नहीं करोगे तो मैं भी 4 AM वाली क्लास नहीं लूंगा, जाओ कट्टी, ठीक है। तो अभी चुपचाप जो है प्रेजेंट में जीना तो सीखो। आदमी को है ना कल की चिंता जो है आज होती है, और इस कारण वो आज भी जी नहीं पाता है। 4 AM वाली क्लास नहीं करेंगे, जाओ कट्टी हो गए अब तुम्हारे से, तुम आज की तो क्लास करते नहीं हो, तो वो भी कैंसिल कर दी, जाओ, नाराज हो गए अब। तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज दी टॉपिक। तो सबसे पहले मनी एंड क्रेडिट चैप्टर जो है ना अपना, तो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को आप 2 पार्ट में बांट दो। कैसे 2 पार्ट में? एक में अपन मनी मनी वाली चीज पढ़ेंगे कि पैसा क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, और दूसरी चीज में अपन क्रेडिट वाला सिस्टम पढ़ेंगे। क्रेडिट वाला सिस्टम मतलब क्या होता है? क्रेडिट बेसिकली क्या है? क्रेडिट यानी कि लोन, उधार जो होता है उसको क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। तो मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर है आपका, तो इसमें अपने को क्रेडिट मतलब वही समझना है, लोन, उधार, और लोन कैसे मिलता है, कहां मिलता है, बैंक का क्या सिस्टम है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें सारी दुनिया भर की चीजें पढ़ेंगे, मजेदार मजेदार चीजें, बहुत मजा आता है, चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मनी वाला सेगमेंट पढ़े चैप्टर का, तो मनी वाले सेगमेंट में देखो पैसा क्या है ना, पैसा आज आया है। आज आया मतलब कि जब से ह्यूमन बींग्स दुनिया में आए हैं, तो ह्यूमन बींग्स सबसे दुनिया में आए, तो उस ह्यूमन बींग्स के दुनिया में आने के बहुत कम सेक्शन में आपको देखने को मिला कि ह्यूमन बींग्स एडवांस हुए। जैसे इंटरनेट, तो इंटरनेट अभी 20-25 साल पुरानी देन है, ठीक। नहीं तो 20-25 साल के पहले अगर आप देखोगे तो जो हजारों साल ह्यूमन बींग्स रहे, तो हजारों साल ह्यूमन बींग्स बिना स्मार्टफोन, बिना टेक्नोलॉजी के रहे हैं। तो वैसे ही कि पैसा भी एक, जैसे इंसान पैदा हुआ था वैसे ही 100 रुपए का नोट लेके थोड़ी पैदा हो गया था, ठीक है। इंसान की इस दुनिया में आने के बहुत समय बाद पैसे जैसी चीज इवॉल्व हुई होगी, लेकिन उसकी नीड्स तो पहले से इवॉल्व हो गई होगी। नीड्स से क्या तात्पर्य है? उसकी नीड्स से मेरा तात्पर्य है कि जैसे सामान खरीदना बेचना, आज उसको गेहूं की जरूरत है और हो सकता है उसके पास में क्या हो, उसके पास में फल हो, तो सामान किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो सामान बदलते कैसे थे? जब पैसा नहीं था तो क्या सिस्टम चलता था? तो हम इकोनॉमी में मनी नहीं था उसके पहले की सिचुएशन पर अगर जाए ना, तो आपको समझना है कि मनी आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप पैसे के बदले कुछ भी सामान देते हैं, मतलब सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, और इस तरह से ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, बहुत ईजी हो जाती है चीजें। लेकिन 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 आपको समझना है क्या, ठीक है, कि पैसा नहीं था उसके पहले क्या सिचुएशन थी। तो व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द मनी, ठीक है। बिफोर द मनी वाज इन्वेंटेड, इन्वेंशन है ना, मनी तो हमने ही बनाया। उसके पहले कैसे सिस्टम चलता था, पहले कैसे एक्सचेंज होता था? तो देखो भैया एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, उसके पास में क्या था? उसके पास में गेहूं थे, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति था उसके पास में मटका था। अब ये गेहूं वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? अगर मटका चाहिए और मटके वाले व्यक्ति को गेहूं चाहिए, तो दोनों एक दूसरे का सामान दे देंगे और उनके बीच में क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन हो जाएगा कि गेहूं दो मटका लो, हो। अब क्या हो रहा है? लेकिन अगर इस गेहूं वाले व्यक्ति को अगर मान लो क्या है, जूते चाहिए होते, तो अब वो क्या है ना, वो यही बोलता कि जूते दो गेहूं लो, हो। लेकिन जूते तो है ही नहीं यहाँ पे सामने वाले के पास, सामने वाले के पास तो मटके हैं। तो क्या वो ट्रांजैक्शन हो पाता? नहीं हो पाता। तो एक कॉन्सेप्ट आता है, इनकी सबकी डेफिनेशन आगे दी, अभी समझते चलना। एक कॉन्सेप्ट आता है, जब सामान के बदले आप क्या करते हो? सामान बदलते हो। तो सामान के बदले जब सामान बदलते हो, तो उस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज मतलब क्या है
कि आपने अपना सामान, अपनी चीज दी सामने वाले को, सामने वाले से आपने उसका सामान या उसकी चीज ले ली, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं अपन? बार्टर सिस्टम कहते हैं, बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। फाइन। तो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, हाउ द ट्रांजैक्शंस यूज्ड टू टेक प्लेस? पैसा नहीं बना था उसके पहले ट्रांजैक्शंस सामान के बदले सामान से होता था, मतलब बार्टर सिस्टम से होता था। और बार्टर सिस्टम के लिए क्या है ना, वो जूते दो गेहूं लो हो। अब इस ट्रांजैक्शन होने के लिए जूते दो, मतलब इसमें गेहूं दो मटके लो हो। तो सामान के बदले सामान बदलने की इच्छाएं होना चाहिए। अब ये गाना मत लिख के आ जाना एग्जाम में। एग्जाम में क्या लिखोगे? बार्टर सिस्टम पॉसिबल होने के लिए एक प्री कंडीशन होती है, जिस प्री कंडीशन को क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। मतलब what one person is willing to sell, another must be willing to buy and vice versa। जो एक बेचना चाह रहा है दूसरा वो खरीदना चाहे, जो दूसरा बेचना चाह रहा है वो पहला खरीदना चाहे, तभी ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पाएंगे। इन एन इकोनॉमी विदाउट द मनी, transactions will take place through barter system, and in barter system the precondition is double coincidence of want। मतलब what I am willing to sell, another must be willing to buy। जो मैं बेचना चाह रहा हूं वो सामने वाला खरीदना चाह रहा हो, तभी हम दोनों का ट्रांजैक्शन हो पाएगा, समझ आया? तभी हम दोनों की बन पाएगी। तो पहले ऐसा सिस्टम चलता था। आर यू गाइज ऑन अ सेम नोट विथ मी व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गाइज ऑन अ सेम नोट that what was the situation before the money, how the transaction used to take place? Are you able to relate with that? क्या तुम्हें वह समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं पार्थ? क्या कि पहले सामान के बदले सामान बदलते थे और उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना जरूरी है। जो मैं चाह रहा हूं तुम वो मुझे दे दो, तुम जो चाह रहे हो वो मुझे मिल जाए, तभी ट्रांजेक्शन हो पाएगा। और इसी नीड को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते थे। इज दैट क्लियर? बताओ। चलो, आज हमारे परिवार में एक नया सदस्य ऐड हुआ है, ठीक है। तो छिपकली देवी इज अ न्यू मेंबर। पता नहीं क्या है सर, ये क्लास है तुम्हारी या जू है? एक और नया कैरेक्टर तुम सबके लिए। तो वी वेलकम यू छिपकली देवी इन आवर क्लास। लाओ पॉकीमोन से, इससे पिकाचू से दोस्ती करवा देते हैं, इनकी हैंडशेक, हाथ मिला लिया दोनों, ठीक है, गले मिल लो, गले भी मिला दिया दोनों को। एक नया कैरेक्टर नागराज, और इनको दूर दूर रखना पड़ेगा नहीं तो एक दूसरे को खा जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्पिटिटर की फैमिली से हैं। पिकाचू तो क्या है ना, पिकाचू थोड़ा वो है, एडजस्टिंग नेचर का है, वो सबको वेलकम कर लेता है, घर का बड़ा बेटा है वो, ठीक है। गाइस, न्यू मेंबर, चीयर्स टू छिपकली देवी, ठीक है। पता नहीं क्या चल रहा है, जू बन गया समझ में आया? तो अगर मान लो इनके बीच में बार्टर एक्सचेंज कराना है, तो पिकाचू को जो चाहिए होगा वो छिपकली दे रही होगी, और जो छिपकली को चाहिए होगा पिकाचू दे रहा होगा। तो सामान के बदले सामान अगर बदल लिए तो बार्टर एक्सचेंज हो गया। लेकिन अगर मान लो इनकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मैच नहीं होती है, तो क्या होगा ना, तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, समझे? वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली सिचुएशन थी। अब लेकिन क्या है ना, इसमें एक दिक्कत थी, अगर दोनों पार्टीज की वांट्स मैच नहीं हो रही है ना, तो कभी भी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाएगा, डेडलॉक आ जाएगा। लेकिन फिर जब क्या हो गया ना, फिर जब इकोनॉमी में मनी आया, तो इकोनॉमी में मनी कैसे आया? जब गवर्नमेंट बनी, जब पहले मनी कैसे चलता था, पहले सोने के सिक्के वगैरह चलते थे, प्रीशियस मेटल्स चलता था, ठीक है। तो जब इकोनॉमी में मनी आया, तो मनी ने क्या काम किया ना, मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को कह सकते हैं, मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज? प्रॉब्लम ये है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए। तो अब जब मनी आ गया ना, तो मनी में क्या है कि यू आर no longer dependent on double coincidence of want, ठीक है। You are no longer dependent on double coincidence of want। अब क्या है, पैसा आ गया, तो अब आप सीधे सामान के बदले सामान बदलोगे, ठीक है, आप सीधे सामान के बदले सामान बदलोगे। अब सीधे सामान के बदले सामान बदलोगे, और सॉरी, सामान के बदले पैसा दोगे। मैंने सामान के बदले सामान बोल दिया। कि आपको अगर मान लो जूते चाहिए थे, आपके पास गेहूं है, तो आप गेहूं बेचोगे और पैसा लोगे, और उस पैसे से आप जूते, हाथी, घोड़ा, अप्पू हाथी और पिकाचू और पॉकीमोन और सब ले लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास पैसा है। तो मनी ने क्या किया ना, मनी हियर एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब पैसा आया इकोनॉमी में, तो मनी ने
स्मूथ और इजी कर दिया ट्रांजेक्शंस को। यू आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट, ठीक है, यू आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन, यू आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एनी टाइप ऑफ, कह सकते हो आप, क्या कहोगे, एनी टाइप ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब सामान के बदले सामान बदला जाएगा और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ट्रांजेक्शंस होंगे। तो हाउ मनी एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है। क्या ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, बताओ, क्या ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई? ठीक है, पैसे के बदले सामान लेंगे। हाँ हाँ, मैंने एक स्टेटमेंट शायद रिपीट पे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? आगे ना, सर दोनों की शादी करवा दो। अबे देखो तो सही, अलग अलग कास्ट से है ना वो। सर बिन कास्टिस्ट। चलो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड कैन बी सॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी बताओ जरा, अभी समझाया मैंने। बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ मार्केट, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, बाय रजिस्टरिंग द बायर्स एंड द सेलर। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को आप कैसे खत्म कर सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन एंड हियर इज द पोल। गो 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 गो, ये 2025 का क्वेश्चन है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या है कि मतलब व्हाट आई एम विलिंग टू सेल अनदर मस्ट बी विलिंग टू बाय, and in this case only the transaction takes place। ऐसा होगा तभी ट्रांजेक्शन हो पाएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड के केस में। तो अब मुझे आप बताओ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को खत्म करना है तो क्या करना होगा। इस लिमिटेशन का एकमात्र समाधान है, क्या समाधान है इस लिमिटेशन का, कि आपको इकोनॉमी में क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इकोनॉमी में मनी, है ना समझ में। अगर मान लो बार्टर सिस्टम करना है, बार्टर सिस्टम करना है, तो बार्टर सिस्टम के लिए सामान के बदले सामान बेचना है, और वो तभी हो पाएगा जब मैं जो बेचना चाह रहा हूं सामने वाला खरीदना चाहे, और सामने वाला जो बेचना चाह रहा है वो मैं खरीदना चाहूं, ठीक है। लेकिन अगर पैसा आ जाएगा तो मैं भले ही कुछ भी खरीदना चाहूं, मैं अपना सामान पैसे से बेचूंगा और उस पैसे से दुनिया भर की कुछ भी चीज, हाथी घोड़े पाल की, जय कन्हैया लाल की, कुछ भी खरीद सकता हूं। समझ में आया? अपू हाथी जिंदा है, अपू हाथी अभी रेस्ट कर रहा है, उसका भी सोने का टाइम है। तो ए होगा इसका राइट आंसर, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ तरफ फटाफट। तो अब जैसे अपन देखेंगे तो मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। मनी क्या करता है ना, ट्रांजेक्शंस को इजी करता है, स्मूथ करता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे डिपेंडेंस हटाता है हमारी, हमें पुराने बार्टर सिस्टम से बाहर निकल के आए, मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर हम रह रहे हैं। लेकिन उस मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर हम जो देख रहे हैं, तो मॉडर्न इकोनॉमी भी एकदम ऐसे आसमान से नहीं गिरी है। मॉडर्न इकोनॉमी में जो मनी है ना, तो उसके भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, पैसा अलग अलग तरह से देखने को मिलता है आपको। जैसे पहले क्या होता था, पहले प्रीशियस मेटल्स एंड जो थे वो पैसे का तरह यूज किए जाते थे। और उससे भी पहले क्या होता था ना, जैसे पहले क्या कहते थे, गोधन होता था। गोधन मतलब क्या है कि जिसके पास जितनी गाय है वो उतना अमीर माना जाता था। जैसे नंद बाबा जो थे, तो नंद बाबा के पास में बहुत सारी गायें थी, ठीक है, बहुत सारी गैयाएं थी, तो इसलिए नंद बाबा को क्या माना जाता था, नंद बाबा एक तरह से कह सकते हैं कि नंद गांव के जो थे अमीर व्यक्ति थे, उनके पास बहुत सारी गाय थी और वो गाय उनका धन थी। तो पहले कैटल्स वगैरह जो है उनको एज अ मनी माना जाता था, कि 4 गाय से आपने एक घोड़ा ले लिया, ठीक है, 10 गाय से आपने एक हाथी ले लिया, एक गाय से आपने 100 किलो अनाज ले लिया। तो पहले कैटल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे क्या है, एज मनी। फिर क्या हुआ, धीरे से जैसे आप देखोगे तो प्रीशियस मेटल्स इस्तेमाल करने लगे लोग। जो महंगा मेटल होता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको पैसे की तरह यूज किया जाता था, सोने के सिक्के। तो मतलब मान लो क्या कि सोने की अपने आप में वैल्यू होती थी, तो उनको उनको आप एज अ मेटल मतलब एज अ मनी यूज करने लगे थे। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद में जैसे आप देखोगे पेपर नोट्स एंड कॉइन्स का इस्तेमाल होने लगा एज मनी। पेपर नोट एंड कॉइन्स क्या होते हैं, तो पेपर नोट एंड कॉइन्स की अगर हम बात करें, तो पेपर नोट और कॉइन्स आज जो आप देख रहे हैं कि अब क्योंकि सोना तो सोना हो गया ना भाई, सोना तो सोना हो गया, तो फिर धीरे से इकोनॉमी के अंदर और मनी रिफाइन हुआ। और कागज के नोट जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, कागज का नोट जो एरोप्लेन बना के उड़ा दो, दूसरा भी कागज है, ये भी कागज है, लेकिन इस कागज के नोट का एरोप्लेन नहीं बनाओगे आप। उस कागज के नोट से तो आप उल्टा घूम के आ जाओगे एरोप्लेन में। तो क्या होता है कि पेपर नोट जो है, तो पेपर नोट और कॉइन जो है, तो उनका इस्तेमाल होने लगा एज मनी। पेपर नोट एंड कॉइन का इस्तेमाल होने लगा एज मनी।
पेपर नोट कौन इशू करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और आएगा एग्जाम में आपके कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस है। अभी पेपर में बहुत समय है, 7 मार्च, आज बता रहा हूं तुम्हें कि रिजर्व बैंक के फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है, तो ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो क्या करती है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करेंसी नोट्स इशू करती है। करेंसी नोट्स मतलब जो पेपर के नोट होते हैं, ठीक है। एंड इट गिव्स लीगल फोर्स टू इंडियन रूपी। अब जैसे क्या है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने अगर एक कागज का टुकड़ा फाड़ा, उस कागज के टुकड़े पे मैंने एक अच्छी ड्राइंग बनाई, गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, और उस पर मैंने 100 रुपए लिखा, और 100 रुपए लिखने के बाद नीचे मैंने मेरा साइन भी कर दिया, ठीक है, बेहतरीन साइन कर दिया, और मैंने तुम्हें दिया, तो क्या तुम उसे रखोगे? मैं बोलूंगा ले बेटा। जैसे गांव जाते हैं तो जब वापस लौटते हैं तो बड़े बुजुर्ग पैसा पकड़ा देते हैं, बोलते जा चीजी ले लेना। तो मैं अगर तुम्हें वो एक कागज पे 100 लिख के गांधी जी की फोटो बना के साइन करके दूंगा, सब उसमें भी नोट में भी वैसे ही होता है, और मैं अगर एक कागज पे लिख के दे दूंगा, तुम एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे तुम। क्यों? तुम बोलोगे कि ये नोट तो सर आपने बनाया है, आपके बनाए हुए नोट की क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वही नोट लेके दुकान पे जाओगे, दुकान वाला मारेगा चार तुम्हें, ठीक है, बोलेगा कि पागल हो गया क्या, ये नोट है क्या? तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि आप किसी भी कागज के टुकड़े को पैसा नहीं मान सकते हो ना। ऐसे तो फिर सारे बच्चे किताब में से पेज फाड़ फाड़ के नोट बना लेंगे उसका। तो आप नोट किसको मानोगे? आप नोट उसी चीज को मानोगे जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया होगा। तो हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जो है, तो आरबीआई गिव्स द लीगल फोर्स टू इंडियन रुपीज, ठीक है। मतलब वो कागज का टुकड़ा जो उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर लिखा गया है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नोट खोलो, अगर नोट है तुम्हारे पास तो, मेरे पास तो है नहीं, ठीक है। उस नोट पे लिखा रहता है कि आई ओ दी सम ऑफ ₹500 टू दी बियरर। मतलब जो ये कागज का टुकड़ा लेके आएगा उसको 500 रुपए का सामान देने का मैं वचन अदा करता हूं। कौन बोल रहा है? आरबीआई का गवर्नर का साइन होता है नीचे, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है नीचे। तो ये आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? कि इस तरह से आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे नोट्स इशू करती है, जिन नोट की खुद में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो लीगली इशूड है तो उसके ऊपर मतलब जितना अमाउंट लिखा है वो उतने रुपए की बैकिंग रहता है उसके पीछे, ठीक है। अब क्या है ना कि आप इसको कैसे आप बोलोगे कि लोगों का विश्वास है कि हाँ इसको करेंसी माना जाए, किसी भी कागज के टुकड़े को ना माने। तो आप ये देखते हो कि इंडियन रुपीस को इंडिया में कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। अगर आप अमेरिका में जाके बोल रहे हो कि भैया 10 रुपए की तुरतुरे दे दो, तो आपको क्या है, पिटाई लगा देंगे आपकी। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका है। लेकिन आप इंडिया है, तो इंडिया के अंदर इंडियन करेंसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इशू करी, उसको नो वन कैन लीगली रिफ्यूज द पेमेंट मेड इन रुपीज। तो इस तरह से क्या होता है ना कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में गवर्नमेंट क्या करती है, पेपर नोट और कॉइन्स जो है वो इशू करती है फॉर ट्रांजेक्शंस, ठीक है, जिनकी भले ही खुद वैल्यू ना हो कुछ कागज की, लेकिन उनकी क्या होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उनकी एक फिएट वैल्यू है, एक फेस वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जैसे सोना है, अगर एक सोने का वो है और उस पर मैंने 1 लाख लिख दिया और सोने का वजन जितना है, मान लो सोने का वजन 10 ग्राम है और 10 ग्राम सोने का वजन 1 तोला 1 लाख रुपए के लगभग चल रहा होगा कुछ, ठीक है। तो क्या होगा कि भले ही उस पर 1 लाख लिखा हो या फिर उस पर 1 रुपया लिखा हो, तो भी आप उसको एक्सेप्ट करोगे और उसके बदले 1 लाख का सामान दोगे। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की वैल्यू अपने आप में 1 लाख रुपए है सोना, ठीक है। वो सोने के सिक्के की वैल्यू अपने आप में 1 लाख रुपए है, समझ रहे हो? तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि खुद में वैल्यू होना। लेकिन ये जो पेपर नोट्स होते हैं ना, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मैं बता रहा हूं बस आपको, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, इनकी फिएट वैल्यू होती है, मतलब एक फेस वैल्यू होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लीगली टेंडर्ड होता है। समझ में आया? तो ये इसको बैकिंग ऐसे देती, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, कोई और छाप नहीं सकता है, कोई और छापेगा तो पकड़ा जाएगा। ये सारी चीजें होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। क्लियर हुआ? आरबीआई क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? 10 रुपीज पेटीएम करवा दो। अबे आई प्रॉमिस टू पे दी बियरर दी सम ऑफ 500 रुपी लिखा है, देखा मैंने बोला ना वही। चलो, मेहनत कर रही हूं पर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो बेटा ये होता है कभी कभी। क्या होता है ना, जैसे आप देख रहे हो अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, तो क्या होता है कि सुबह सुबह कभी सूरज लेट निकलता है, कभी कभी कोहरा इतना होता है कि दोपहर तक सूरज निकलता ही नहीं है। कभी ये भी हो जाएगा कि दिन भर कोहरा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन भी सूरज नहीं निकलेगा या फिर सूरज का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो आपके हाथ में क्या है मेरे लाल? मेहनत करते रहना। तो वो तो अपने को करना है,
मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर रिजल्ट आज नहीं दिख रहा है, कब तक नहीं दिखेगा? कभी ऐसा हुआ है कि इस कोहरे ने सूर्य का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है? हो सकता है कभी कभी समय लग जाए, कभी कभी हो सकता है लेट हो जाए, कभी कभी हो सकता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना आए, बट दैट डजंट मीन्स कि आपकी मेहनत जो है वो व्यर्थ जाएगी। मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है, तो वो करते रहो, ठीक है। आज नहीं तो कल वो रिजल्ट्स आना दिखना शुरू होंगे। जब तुम आंसर्स लिखना शुरू करोगे तो शुरुआत में गंदे आंसर्स लिखोगे, चीजें समझ तो आ जाएगी लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, लेकिन आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट्स। तो लगे रहो, वो इंपॉर्टेंट है। हारने जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टिके रहें, टिके रहो, ठीक। चलो, तो ये करेंसी तो एक तरह का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिपॉजिट विद बैंक्स क्या होते हैं? अब डिपॉजिट विद बैंक समझना कि अच्छी कहानी सुनाता हूं तुम्हें, बेहतरीन सी। क्या होता है ना कि जैसे अगर आप देखोगे तो एक तो आपके पास नोट और ये है सिक्के हैं और वो पैसे की तरह इस्तेमाल होते हैं। आरबीआई इशू करता है, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है, कोई और पब्लिश नहीं कर सकता है पैसा। तो इस तरह से ये लीगल टेंडर्ड आपकी करेंसी हो गई, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गया। अब एक और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होता है, वो क्या होता है? एक और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होता है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिपॉजिट विद बैंक्स क्या है? जैसे मान लो कि मुझे सैलरी मिली, ठीक है, मुझे ऑफिस से सैलरी मिली, तो भैया मैंने नोट गिन लिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नोट मिल गए 500 500 रुपए के, बढ़िया है। 5,000 रुपए दिहाड़ी मजदूरी कमा के मैं जा रहा था। लेकिन मुझे समझ में आया कि अगर ये नोट मैं अपने जेब में रख के ले जाऊंगा और रास्ते में जाते जाते कोई दो लोग आ गए और उन दो लोगों ने मुझसे नोट छुड़ा लिए, तो हो सकता है। तो मैंने क्या किया ना कि एक नोट अपने जेब में रखा और एक नोट में मेरा खर्चा चल जाएगा, बाकी के सारे 9 नोट ले जाके मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, क्योंकि चोरी चोरी चकारी हो सकती है भाई साहब, ठीक है। दो लोगों को कोई भरोसा नहीं, कभी रास्ते में कोई पकड़ के मुझसे नोट छुड़ा ले तो मैंने वो दो लोगों के डर से क्या करा कि बैंक में पैसा जमा कर दिया। अब जब मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं ना, तो कैसे जमा कर रहा हूं? तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाते हो। अकाउंट खुलवाने के बाद में जो आपके पास सरप्लस कैश होता है, उस सरप्लस कैश को आप क्या करते हो? उस सरप्लस कैश को आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। और अब क्या होगा कि वो एक नोट मैंने जेब में रखा था, उस एक नोट से मैंने फुल्की खाई, गाजर का हलवा खाया, मेले में गया, ठीक है, झूले पे झूला, एक नोट से मैंने पूरे मजे कर लिए। और फिर दो लोग आए तो उन्होंने देखा तो मेरे जेब में तो पैसे ही नहीं थे, तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर वो चले गए। फिर अगले दिन में क्या करूंगा? अगले दिन जाऊंगा धीरे से बैंक वाले पास जाके बोलूंगा कि मेरा 1 रुपया मेरे दो 9 नोट रखे ना तुम्हारे पास, तो मैं डिमांड करता हूँ कि मेरा एक नोट दे दो 9 में से। अब 8 बच्चे बैंक में, मेरे एक और ले लिया। फिर मैं गया, मैंने फुल्की खाई बढ़िया, ठीक है, पानी पूरी खाई, और फिर मैंने आज अखरोट वाला हलवा खाया, फिर मैंने और झूला झूला और सामान खरीदा बढ़िया। तो फिर दो लोग फिर आ गए, उन्होंने देखा पैसे ही नहीं है। तो बैंक में आप आपका क्या कर सकते हो ना, सरप्लस कैश जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो, जिससे वो सेफ रहेगा। और उसके साथ साथ एक और फायदा है कि बैंक में जब आप पैसा जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी समझाऊंगा मैं। तो बेसिकली जो कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बैंक में जो पैसा रखा है वो भी मेरा पैसा ही है, बस वो है कि फिजिकली मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है एटीएम कार्ड होगा तो एटीएम कार्ड से निकाल लूंगा, हो सकता है पेटीएम कर दूं मैं यहाँ पे या फिर गूगल पे कर दूं। तो बैंक में जो आपका पैसा है वो आप ही का पैसा है, और वो क्या है? दैट मनी कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड्स। आप उस पैसे को अपनी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए बैंक में जो पैसा डिपॉजिटेड रहता है उसको क्या कहते हैं? डिपॉजिट्स विद बैंक, जो उसको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। समझ में आया? तो व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? जैसे आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में मल्टीपल चीज, आपकी एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है, लेकिन आप ये सब लिख सकते हो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में। जैसे क्रिप्टो करेंसीज भी हो जाती है, डिजिटल करेंसीज। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में जो डिजिटल पेमेंट्स है वो भी आपका एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। पेपर नोट्स और कॉइन्स तो है ही है, उसी के साथ साथ जो पैसा आपने बैंक में जमा किया वो भी आज का पैसा ही है ना एक। मतलब वो फिजिकली आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके बैंक में आपने क्या करके रखा? अपने बैंक में आपका जो पैसा जमा करके रखा उसको आप क्या कहोगे? डिपॉजिट्स विद बैंक्स कहोगे, ठीक है। तो वो डिपॉजिट्स विद बैंक्स जो है वो क्या एक तरह का डिमांड डिपॉजिट है कि विच कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड व्हेनेवर द डिमांड अराइजेस। जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो कि आपके पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। अब ये डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं ना, तो एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करते हैं। और वो इंटरेस्टिंग फैसिलिटी क्या है डिमांड डिपॉजिट की? किधर गई? एक पेन दिख रही है क्या? हाँ, वो डिमांड डिपॉजिट की इंटरेस्टिंग फैसिलिटी क्या है पता है? कि वो एक चेक फैसिलिटी देते हैं। चेक समझना आप, हाँ, डिमांड डिपॉजिट क्या है? एक चेक फैसिलिटी देते हैं आपको। और ध्यान रखना, जैसे चेक में क्या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है, कभी पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए समझो चेक क्या है भाई साहब। चेक बेसिकली क्या है ना, एक पेपर होता है। जैसे मेरा बैंक में अकाउंट है, अच्छे से समझना, यहां तक क्लियर हुआ?
यहां तक क्लियर हुआ? ऑनलाइन बैंक ऑल्सो, यस, क्लियर है? डाउट? अगर हमें 5,000 अमेरिका ले गए, फिर 5,000 इंडियंस को डॉलर में कैसे करेंगे? अब वो अलग अलग केस रहता है, करेंसी कन्वर्जन होता है, ठीक है, जहां पे आप क्या कर सकते हो कि आपके करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के बदले बदल रहते हो। जैसे रेट रहता है कि डॉलर जो है तो 90 रुपए के बराबर $1 होता है, ऐसा, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ? चेक चेक समझा रहा हूं, यहां तक समझ में आया? सर 1,500 रुपए मुझे दे दो, आपके 4,000 रुपए बैंक में अभी भी बचे हैं। अबे मेरे पैसे पे नजर गड़ा के बैठा है, बताओ तुझे वाह रे बच्चे, पूरा हिसाब लगा रहा है तू कि 4,000 अभी भी बचे आपके बैंक में, 1,500 मुझे दे दो। मनीष बेटा क्या समझ में आया बताओ मुझे जरा, यहां तक समझ में आया सबको? विड्रॉल ऑफ मनी पर भी पैसे कटते क्या? उसके कुछ कुछ लिमिट्स और कुछ वो कंसिडरेशन रहते हैं, उन पे कटते हैं, ठीक है। ऐसे हमेशा कहीं भी नहीं कट जाएगा, कुछ कुछ लिमिटेशंस और कुछ कुछ वो रहता है, उस पे कटते हैं, ठीक है। चलो, आ जाओ बेटा इधर। ये नोट्स सीधा याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं, हाँ, मतलब इससे तुम्हें पूरी स्टोरी ध्यान रहेगी। अब चेक समझ लो। तनिष्का क्या डाउट है बेटा बताओ? सर अगर दो लोग चोर हैं तो बैंक में डाका भी तो डाल सकते हैं। हाँ वो देखना पड़ेगा किस लेवल के चोर है वो ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अगर ऐसे डरपोक चोर है तो फिर नहीं कर पाएंगे, फट्टू चोरों से नहीं होता है ठीक है। तो आगे क्या देखते हैं? अब आपने देखा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में डिपॉजिट्स विद बैंक इज आल्सो टाइप ऑफ मनी, जो आपका पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, जिसे आप डिमांड डिपॉजिट कह रहे हो, विच कैन बी विड्रॉन और योर डिमांड, ठीक है, जो आपकी डिमांड पे आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक। तो उसे भी आप क्या कहोगे, जब आपकी डिमांड पे आप विड्रॉ कर सकते हो तो उसे क्या कहोगे, डिमांड डिपॉजिट कहोगे। अब आगे समझना है आपको क्या है, चेक पेमेंट्स, उसको आप डिमांड डिपॉजिट कहोगे, तो अब आगे समझते अपन। तो शू मैन्युफैक्चरर, मतलब ये कहानी बताएगी, कहानी आप आगे पढ़ लोगे। बाकी कभी कभी क्या रहता है ना कि मुझे ये डर था, जैसे इस बच्चे ने 1,500 रुपए मांगे अभी मुझसे, है ना, मेरा दोस्त है वो, मैं दे दूंगा उसको 1,500 रुपए, लेकिन मुझे अगेन वही डर है कि अगर मैंने किसी दिन बैंक गया और बैंक से 1,500 रुपए निकाले, और 1,500 रुपए निकाल के मैं इस बच्चे के घर तक जाऊंगा, इतने में वो दो लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे से तो पैसे छुड़ा लेंगे ना वो रास्ते में ही। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने चेक का इस्तेमाल किया। चेक का इस्तेमाल क्या होता है समझना, कहानी बहुत अच्छी बन गई। ये 1,500 रुपए अब जिस बच्चे ने मांग लिए तो देना पड़ेगा, तुम तो मेरा प्यारे बच्चे हो ना। तो अब क्या होगा कि, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं कैश निकालूंगा और कैश रास्ते में से ले जाऊंगा, दो लोगों ने छुड़ा लिया तो इसीलिए मैंने एक चेक का इस्तेमाल किया। अब चेक क्या है देखना, तो चेक यूजुअली एक पेपर होता है, ठीक है, जो कि अगर मेरा बैंक अकाउंट है तो मुझे एक चेकबुक भी मिलेगी। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, मेरा बैंक अकाउंट है तो मेरी चेकबुक है, तो मैं उस मेरी चेकबुक से जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक वालों को बोल रहा हूं, सुनो, ठीक है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है। अब जैसे मेरे अकाउंट में अगर 4,000 रुपए थे, तो 4,000 में मुझे 1,500 रुपए उस दोस्त को देना मेरे, ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट मेरा दोस्त है, ठीक। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, मान लो मुझे 1,500 रुपए पे करना है तो मैं 1,500 लिख दूंगा, फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। मतलब फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट, यानी कि मेरे अकाउंट में से जो 4,000 रुपए रखे, उन 4,000 में से 1,500 रुपए, मान लो मेरे स्टूडेंट का नाम प्रेम कुमार है, तो मैं लिख दूंगा प्रिय प्रेम कुमार, ठीक है। तो प्रेम कुमार को, ऐसे प्रिय नहीं लिख सकते हो, चेक में है ना, आप गलती नहीं करोगे, अगर चेक में कहीं भी गलती है तो चेक को फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो साफ साफ क्लियर क्लियर लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, डबल लिख नहीं सकते। तो आप जैसे यहां देखोगे तो चेक में क्या है कि प्रेम कुमार है, तो उस बच्चे का नाम अगर प्रेम कुमार है तो मैं उसके नाम पे चेक बना दूंगा प्रेम कुमार, और यहां लिख दूंगा क्या, 1,500, तो बैंक समझ जाएगी। तो इस चेक की मदद से क्या है कि चेक एक पेपर है जिसकी मदद से आई एम इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे 1,500 टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड
फ्रॉम दी पर्सन अकाउंट, जिसका अकाउंट तो ऐसा नहीं कि किसी के भी अकाउंट में से उठा के 1500 दे दी, मेरे अकाउंट में से देना है क्योंकि मेरी चेकबुक है। समझ रहे हो मेरी बात? चेक क्या है? चेक बेसिकली एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है जिसमें आप आपके अकाउंट में जो पैसा रखा है उस पैसे को बिना निकाले दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। कैसे पहुंचाओगे? तो वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है बैंक के द्वारा, एक मतलब कह सकते हैं ना कि अब देखो इसमें क्या ना, यहाँ पे 2 लाइन खींच दी है, ये 2 लाइन जो खींची रहती है इसको अकाउंट पे ही चेक बोलते हैं। अकाउंट पे ही चेक मतलब कि बैंक अभी भी पैसा निकाल के नहीं देगी। जैसे प्रेम कुमार बैंक पहुंचा ना, तो प्रेम कुमार को बैंक पैसा नहीं देगी। प्रेम कुमार से बैंक क्या बोलेगी कि इस चेक के पीछे तुम्हारा अकाउंट नंबर वगैरह और एक फॉर्म फिल कर दो, तो हम सीधे 1500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। क्या भरोसा 2 लोग तुम्हारे से छुड़ा ले पैसा, तो है ना, तुम्हारे से भी छुड़ा सकते हो, तुम तो बच्चे हो। और ठीक, तो इसीलिए बैंक क्या करती है, इसीलिए बैंक इस अकाउंट में से पैसा उस अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचा सकती है विदाउट द यूज ऑफ कैश। लेकिन हाँ, मेरे 4000 में से 1500 कम हो जाएगा तो 2500 ही बचेगा और प्रेम कुमार के अकाउंट में 1500 ऐड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने चेक के थ्रू बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो चेक बेसिकली एक मॉडर्न कह सकते हैं ना इंस्ट्रूमेंट है टू मेक ट्रांजेक्शंस, जहां पे आप एक्चुअली में कैश का इस्तेमाल किए बिना ट्रांजेक्शंस कर लेते हो। आज के समय में जैसे अपन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस लेट आए। पहले क्या चलता था, पहले बिना पैसों के लेन देन के इसके अकाउंट में से उसके अकाउंट में पहुंचाना है तो चेक का इस्तेमाल किया जाता था। चेक से आपको कैश भी मिल सकता है, लेकिन अगर चेक पे आपने ऐसी 2 लाइन खींच दी कोने पे तो वो अकाउंट पे ही चेक हो जाता है। मतलब कि एक पेपर है विच इज इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। ठीक है, तो चेक में कुछ कुछ चीजें रहती है, जैसे चेक नंबर रहता है। ये चेक नंबर हर बैंक चेक का एक यूनिक नंबर रहता है जो बताता है कि कौन से नंबर का चेक है। ठीक है, ये कोड रहते हैं कुछ जो बैंक के द्वारा यूज किए जाते हैं। अब जैसे मेरा चेक है तो मेरे चेक पे मेरी साइन रहेगी, समझ में आया? मेरे चेक पे मैंने क्या करा, मेरे चेक पे मैंने मेरी साइन कर दी, तो बैंक को पता है कि हाँ मैंने ही इशू करा है। ये मेरा अकाउंट नंबर रहता है यहाँ पे चेक पे, किस बैंक का चेक है वो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा रहता है जिस भी बैंक का होता है। क्लियर हुआ? डेट डली रहती है, ये डेट इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है बैंक के द्वारा टू मेक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ट्रांजेक्शंस करने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में जैसे आप देखेंगे तो पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं, डिपॉजिट्स विद बैंक्स हैं। उन डिपॉजिट्स विद बैंक्स को जैसे आप देखते हो तो विच कैन बी विड्रॉन और डिमांड, तो डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स को सेटल करने के लिए क्या है, चेक फैसिलिटी इशू की गई है। चेक फैसिलिटी इशू की गई है जिसमें क्या करते हैं लोग, एक पेपर की मदद से ट्रांजेक्शंस कर लेते हैं। फाइन, ये सारी चीजें हैं। तो चेक का इस्तेमाल क्या है, सेटल पेमेंट विदाउट कैश, बिना कैश के इस्तेमाल क्या पेमेंट सेटल कर लेते हो। चेक क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हो गया? चेक चोरी कर लिया तो, हाँ गुड क्वेश्चन, चेक चोरी कर लिया तो चेक चोरी करके कर भी क्या लेंगे? क्यों? क्योंकि उस चेक पे प्रेम कुमार का नाम लिखा है, तो चेक में से पैसे सिर्फ प्रेम कुमार को ही मिलना है। रोटी बना के खाओगे क्या चेक की? समझे? हाँ, तो अब जैसे वो 2 लोगों में से एक ने बोल दिया मेरा नाम प्रेम है, एक ने बोल दिया मेरा नाम कुमार है, तो अब जब वो अकाउंट डिटेल डालेंगे तो उनको प्रेम कुमार के ही अकाउंट में पैसा मिलेगा। समझे? अब तुम चिंता मत करो, उन 2 लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचने देंगे अपन। क्लियर है? क्लियर हुआ? आरबीआई कहता है सर जानकार रहिए, सतर्क रहिए। हाँ वेरी गुड, ठीक है। चेक बाउंस मतलब क्या है? हाँ, चेक बाउंस का मतलब क्या है कि एक बच्चे ने तुम में से एक बोल दिया कि सर मुझे 15,000 रुपए दे दो। मैंने क्या बोला, अरे कोई बात नहीं है, 15,000 रुपए का चेक, और मेरे अकाउंट में 4,000 रुपए थे। तो अब क्या है ना, इसको फ्रॉड माना जाता है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा है नहीं और लोगों को चेक फाड़ फाड़ के दे रहे हो, ले 15,000 रुपए, ले 25,000 रुपए। तो आप जब चेक सबमिट करोगे तो बैंक वाले बोलेंगे कि ये आदमी जिसने तुम्हें चेक दिया ना उसको पकड़ के लाते हैं, जेल में डालते हैं। चेक बाउंस का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं और उतने पैसा का आपने क्या कर दिया, समझ में आया? उसको चेक बाउंस बोलते हैं। अब अगर लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या है समझते हैं। अब ये बैंक जो हमसे पैसा लेता है, हमारा पैसा सुरक्षित रखता है और ये सारे सब कुछ, और बैंक को फायदा क्या मिलता है? अगर लोन एक्टिविटी पूरी बैंक की मैं आपको समझाऊं ना तो समझना। देखो यहाँ पे क्या है कि बैंक चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज द इनकम ऑफ द बैंक। ये तो सिंपल इसका कंक्लूजन रहेगा, लेकिन उस कंक्लूजन से पहले अगर आप बैंक की पूरी फंक्शनिंग को समझोगे, अगर कंक्लूजन से पहले बैंक की पूरी फंक्शनिंग को समझोगे तो बैंक की फंक्शनिंग कैसे काम करती है देखो, समझना। बैंक की फंक्शनिंग बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये मान लो बैंक है,
अभी लंच ब्रेक हुआ है, ठीक है, थोड़ा 2 मिनट बाद आना। अब ये बैंक में क्या होता है ना, डिपॉजिटर्स जाते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना बैंक की फंक्शनिंग, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ बैंक, बैंक की फंक्शनिंग। बैंक में क्या होता है, डिपॉजिटर्स जाते हैं, डिपॉजिटर्स क्या करते हैं ना, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं मतलब क्योंकि उनको डर है कि 2 लोग छुड़ा लेंगे पैसा भैया, तो बहुत सारे डिपॉजिटर्स जाते हैं और बहुत सारे डिपॉजिटर्स जाके क्या करते हैं, बहुत सारे डिपॉजिटर्स जाके अपना बैंक में सारा का सारा पैसा डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। अब ये जो पैसा डिपॉजिट हुआ है बैंक में, इस पैसे को क्या किया जाता है, इस पैसे को जैसे अगर आप देखोगे तो बैंक भी कब तक संभाल के रखेगी, उल्टा बैंक क्या करती है ना, आपका पैसा संभालती भी है और आपको संभालने के बदले में पैसा भी देती है बैंक। हाँ, जैसे आपने सबने मिलकर अगर मान लो बैंक में क्या किया, 1,000 रुपए जमा किए, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। मान लो बैंक आपको बदले में कितना रुपए देगी पता है, 1,004 रुपए देगी, बोलेगी 4 रुपए तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें ब्याज दे रहे हैं हम। बहुत बढ़िया यार, बैंक तो बहुत अच्छी है, हमारा पैसा संभाल के भी रख रही है और हमें 4 रुपए ज्यादा भी दे रही। जादू होता है क्या बैंक के अंदर कि पैसा डबल 21 दिन में? नहीं। अब क्या होता है ना, बैंक के पास जो 1,000 रुपए आया था, तो बैंक क्या करती है, उठा के उस पैसे को क्या करती है ना, उठा के उस पैसे को बोरोवर्स को लोन देती है। अच्छे से समझ लेना पूरा मैकेनिज्म। बोरोवर्स कौन है, बोरोवर्स वो लोग हैं जो पैसा उधार लेते हैं बैंक से, जैसे विजय माल्या टाइप के लोग, ठीक है। वो बात अलग है कि ऐसे लोगों को देना नहीं चाहिए क्योंकि वापस नहीं आता फिर पैसा, ठीक। लेकिन बोरोवर्स वो है जिन लोगों को क्या करती है, बैंक पैसा उधार देती है, ठीक है, बैंक पैसा उधार देती है। उधार क्यों देती है, क्योंकि ये बिजनेसमैन वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, जो पैसा लेके भाग जाते हैं, सॉरी, जो जो क्या करते हैं, पैसा लेके कुछ बिजनेस चालू करते हैं। अब बिजनेस चालू करेंगे तो मान लो इन लोगों ने अगर 1,000 रुपए लोन लिया है बैंक से, अब ये 1,000 रुपए का क्या करेंगे, ये अब 1,000 रुपए की इंडस्ट्री वगैरह कुछ चलाएंगे, सारा सब कुछ करेंगे, और ये सब करने के बाद में, ये सब करने के बाद में बैंक को जब पैसा लौटाने आएंगे, क्योंकि इन्हें 1,000 रुपए से मान लो 1,100 रुपए कमा लिए, 1,000 रुपए से इन्हें 1,100 रुपए कमा लिए, तो इन्हें तो प्रॉफिट कमा लिया। तो अब बैंक को जब ये पैसा लौटाने आएंगे ना, तो बैंक बोलेगी ना ना ना, थैंक यू मत बोलो, अब आप बदले में हमें कितना दो, आप बदले में मान लो हमारे 1,000 रुपए ले गए थे ना, तो अब आप बदले में हमें 1,014 रुपए दे दो, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, समझ आया। तो यहां बैंक क्या कर रही है, यहां पे बैंक एक तरह से आप देखोगे इंटरेस्ट गिरगिट, ठीक है, चार्ज करती है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, और यहां बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, समझ में आया, इंटरेस्ट पे करती है। तो अब क्योंकि डिपॉजिटर्स के पास में पैसा सरप्लस था, अच्छे समझना, डिपॉजिटर्स के पास में पैसा ज्यादा था, तो वो डिपॉजिटर्स ने अपना ज्यादा पैसा सारा बैंक को दिया कि हम 2 लोग आ गए तो हम तो बैंक को सुरक्षित रखेंगे पैसा, वहां बंदूक लेके एक दादाजी भी खड़े रहते हैं, तो बैंक में पैसा सुरक्षित भी है, ठीक है, और वो सुरक्षित होने के साथ साथ बैंक आपको पैसा आपका बढ़ा के देगी, इंटरेस्ट बढ़ा के देगी ना, 104 रुपए देगी आपको बैंक, फाइन। और उस पैसे का होता क्या है कि बैंक जो है तो पैसा किसको देती है, बैंक को पैसा देती है बोरोवर्स को, ठीक, बैंक को पैसा देती है बोरोवर्स को, और बोरोवर्स जो है तो बोरोवर्स को पैसा बोरो करके क्या करते हैं, कुछ बिजनेस चालू करते हैं, और रिटर्न में क्या करते हैं, रिटर्न में वो बैंक को जब पैसा लौटाएंगे तो थैंक यू नोट के साथ इंटरेस्ट ज्यादा देंगे, बैंक ने उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो अब क्या होगा, बैंक ने जैसे 1,000 के बदले 104 दिए और 1,000 के बदले 114 कमाए, तो 10 रुपए का जो आप क्या देख रहे हैं ना, 10 रुपए का जो प्रॉफिट है वो क्या होता है ना, वो बैंक की इनकम होती है, प्रॉफिट जो होता है, इसी में बैंक क्या करती है, अपने बैंक की बिल्डिंग बनवाती है, एम्प्लॉयज को क्या देती है, सैलरी देती है, इसी पैसे में बैंक क्या करती है, सारा काम करती है, इसी पैसे में बैंक क्या करती है, लोगों को सैलरी देना, ये वो सब कुछ करती है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है अच्छे से समझना, तो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेड एंड द इंटरेस्ट चार्ज इज द प्रॉफिट और द इनकम ऑफ द बैंक, ठीक है, एंड दिस इज हाउ द बैंक वर्क्स। बैंक कोई चैरिटी नहीं कर रही कि लाओ तुम्हारा पैसा सुरक्षित लगे, बैंक उस पैसे से और पैसा बनाती है, और पैसा बनाने के बाद में क्या करती है, और लंच करवाती है और बैंक्स खोलती है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, बताओ। अंडर 18 भी बैंक अकाउंट बना सकते हैं क्या, हाँ, लेकिन आपका माइनर अकाउंट बनेगा, ठीक है, समझ में आया। समझ में आया, मैंने ये नंबर से एक एग्जांपल है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, बैंक कभी भी डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा उठा के लोन नहीं देती है, बैंक को एक कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि बैंक जो है तो CRR कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है। मान लो अगर 1,000 रुपए आए ना, तो बैंक पूरा उठा के सबका सब पूरा पैसा लोन नहीं लेते कि लो वो सारा भाग गए लेके, तो
और फिर दूसरी चीज, आपने अगर पैसा जमा किया तो, जैसे मैं गया था ना एक दिन 500 रुपए लेने कि आज तो मैं फुल्की खाऊंगा, गाजर का हलवा खाऊंगा, मेले में जाऊंगा, तो बैंक क्या करती है ना, बैंक एक स्पेसिफिक जैसे 15% पैसा अपने पास रखती है। क्यों? किसी दिन अगर डिपॉजिटर पैसे लेने आ गए तो बैंक के पास डिपॉजिटर को कुछ देना के लिए होना भी तो चाहिए, और बैंक एक प्रोबेबिलिटी पे काम करती है कि नॉट ऑल द डिपॉजिटर्स विल कम एट अ सेम टाइम टू टेक ऑल द मनी। अगर मान लो किसी दिन सारे डिपॉजिटर एक साथ आकर एक साथ पूरा पैसा मांग लिया ना, तो बैंक तो हाथ खड़े कर देगी। क्यों? क्योंकि बैंक तो लोन दे देती है। तो बैंक इसीलिए प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। ये प्रोबेबिलिटी सही भी कि कोई भी बैंक के सारे लोग एक साथ एक दिन सारा पैसा निकालने कभी बैंक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, कभी बैंक नहीं पहुंचेंगे। तो बैंक एक प्रोबेबिलिटी पे ही काम करती है हमेशा, और वो प्रोबेबिलिटी ये है कि बैंक क्या करती है, आपको जैसे देखने को मिलेगा, तो बैंक एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करती है, जिसमें वो डे टू डे ऑपरेशंस, अगर कोई पहुंच गया मेरे जैसे 500 रुपए लेने, तो उसको देने के लिए अपने पास पैसा रखती भी है, और बाकी का जो अमाउंट होता है उसको लेंड कर देती है, उसको लोन पे चला देती है। समझ जाओ, इस तरह से बैंक काम करती है। गॉट इट? अब बैंक की इनकम क्या है? तो द डिफरेंस बिटवीन दी, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज एंड द इंटरेस्ट पेड। जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हायर है, और जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो लोअर है। द डिफरेंस इज द इनकम ऑफ द बैंक। समझ गए? क्लियर है? बताओ जरा इसी बात पे सवाल का जवाब। क्या चेक कर लिया बैंक में जाके? है? क्या चेक कर लिया बैंक में जाके दिखाना पड़ता है? क्या चेक के लिए बैंक में जाके देखना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके अकाउंट में पैसा है कि नहीं। आप पहले बैंक में जाके पता करो कि भैया इनने मुझे चेक दिया, इनके अकाउंट में पैसा है। आप तो चेक लगाओ अगर सामने वाले ने आपको चेक दिया है तो। चलो, अपू हाथी बैंक में काम करता है क्या? यस, इसीलिए तो आज वो ड्यूटी पे गया है। क्लियर हुआ? हटो, अच्छा ठीक है, हट गया। असर्शन दिया है, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज द पेमेंट मेड इन रुपीज इन इंडिया, द रुपीज ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। 3, 2, 1, गो गो गो। लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल। अगर समझोगे अच्छे से तो समझ में आएगा कि क्या ये क्वेश्चन में क्या पेच है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक पेच है, अगर अच्छे से समझोगे ना तो मजा आएगा। फंक्शन ऑफ आरबीआई और आगे आएंगे। एक तो आपको बता दिया कि आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया। एक चीज तो ये हो गई है, और आरबीआई के और क्या क्या फंक्शन है आगे आपको समझ में आते जाएंगे अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दो, पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड बता देता हूं। गौरी, बिजलवान, अंश, आनंद। गौरी, हर क्लास में गौरी ने कुछ तो सिस्टम जमा लिया है, ठीक है। निशा, मीना, ऋषिका, साहा, तन्मय, छिपकली, अन्नू। अरे अन्नू नाम रख दे क्या? अप्पू और अन्नू। हाँ, छिपकली अन्नू, छिपकली अन्नू नाम रख देते हैं, डन। छिपकली अन्नू, नीरज, ऋचा, आदि 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 और अमृत। आ जाओ भाई, ये सारे बच्चे जो हैं लीडर बोर्ड पे। अगर कोई लोन रिटर्न नहीं किया तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, तभी तो बैंक कंगाल होते हैं फिर, ठीक है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अधिकतर लोग तो भागे जाते हैं ना बड़ा पैसा लेके। आरबीआई फ्रॉड नहीं होगा भाई, आरबीआई फ्रॉड थोड़ी करता है। तो इसमें देखो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्यों असर्शन इज ट्रू? कि नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज द पेमेंट मेड इन रुपीज। अगर आपको मैं रुपए में पेमेंट दे रहा हूं तो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन रीजन, इन इंडिया द रुपीज ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये गलत है। पैसे को ऑथराइज कौन करता है? पैसे को ऑथराइज, जैसे अगर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। समझ में आया? जैसे अगर आप देखेंगे ना तो यूनियन लिस्ट के अंदर होता है करेंसी, क्योंकि आपको पूरी कंट्री में एक जैसा रूल चाहिए रहता है करेंसीज को लेके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। समझ गए? चलो, अब जाओ टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। हमने मनी समझ लिया कि मनी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, फिर बैंक क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो अपन ने चैप्टर का एक पार्ट, मनी वाला पार्ट तो अपन ने समझ लिया। क्लियर है? चैप्टर का एक पार्ट जो मनी वाला है वो अपन ने समझ लिया। समझे? पोल आया था, कैसी बात करते हो यार। पिछले वाले में कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया? 48% बच्चों ने सी सेलेक्ट किया था। वेरी गुड, वेरी गुड नहीं है, मात्र 48% बच्चे हैं। लीडर बोर्ड देखिए,
गौरी बिजलवान, निशा मीना, हर्ष, हिमांक राणा, रॉबर्ट, ऋषिका, उदय चौहान, अनितेश, नीरज और रेहान मेहमान। ठीक है भैया, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे, तालियां हो जाए इनके लिए। अन्नू कैसी है? अभी डाल रहा हूं, तुम्हारे सिर पे डालता हूं अन्नू को। छिपकली अन्नू, पूरा नाम बताओ। हाँ, चेकबुक सबके पास होता है, जिसका बैंक में अकाउंट होगा उसको चेकबुक मिलेगी। एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं? अगर आप देखो चैप्टर पूरा समझ में आ गया, आपको पूरी कहानी समझ में आ गई ना, तो पूरी कहानी समझने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ा करो। अब देखो दो कहानी है, अब आ जाओ जरा समझ लो फटाफट। देखो, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, मजेदार चीज है। पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पे बताया गया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब क्या है कि पैसा, जैसे क्रेडिट है ना, एक तरह से लोन हो गया। तो मान लो एक तो मनी है, जो आपने सामान लिया और सामान के बदले पैसा दिया। दूसरा क्या है कि आपने सामान ले लिया और सामान के बदले में एक प्रॉमिस दे दिया। क्या प्रॉमिस दे दिया? कि भैया 2 महीने बाद पैसा दूंगे या देंगे, मतलब जो भी है, ठीक है। तो आपने सामान ले लिया और सामान के बदले में एक प्रॉमिस दे दिया कि भैया 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा आपको। तो ये टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन से, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव की अगर बात करें अपन, पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशंस क्या कहती है बताना, समझना। पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि क्रेडिट प्लेज अ वेरी वाइटल एंड पॉजिटिव रोल। जैसे यहाँ पे स्टोरी दी गई है एक सलीम की, कि फेस्टिवल्स आने वाले थे। कहानी दी है, कहानी से आपको ये समझना है कि सलीम जो था तो जूते बनाने का काम करता था। सलीम ने क्या किया, उसको ऑर्डर मिला, तो उसने जब ऑर्डर लिया तो ऑर्डर लेने के बाद में उसने कुछ सामान क्रेडिट पे लेके आ गया। सामान क्या ले आया? लेदर वगैरह जो है वो, ये जैसे सलीम गया ना, तो लेदर वगैरह सब उसने उधार ले आया कि भैया पैसे बाद में दूंगा, ठीक है। और फिर उसने क्या करा, अपने यहाँ कुछ लेबर वगैरह को रख के जूते बनवा लिए फटाफट फटाफट। फिर क्या है कि जो उसने कुछ कैश एडवांस भी ले लिया था, जिसने ऑर्डर दिया था उसको बोला कि आपका काम करना है तो कुछ एडवांस पैसा दे दो। तो एडवांस पैसा ले लिया, उसने काम करना शुरू करा, सारा सामान जूते उते बना दिए। जूते बनाने के बाद में जब जूते उसको दिए तो उसका बाकी पूरा पैसा आ गया कंप्लीट उसके पास में। और बाकी पूरा पैसा जब कंप्लीट आ गया तो सलीम ने क्या कर दिया कि जिसका भी जैसे उधार रॉ मटेरियल लेके आया था, लेदर वगैरह, उधार वाले को पैसे दे दिए, लेबर को पैसे दे दिए, और फिर कुछ पैसे गिन के अपने जेब में रख लिए, प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पे सलीम ने जो लोन लिया, जो क्रेडिट लिया है ना, तो यहाँ पे क्रेडिट ने एक बहुत पॉजिटिव, एक वाइटल रोल प्ले करा, ठीक है, कि उसने उधार लेके पैसा भी कमा लिया और सबके कर्जे भी लौटा दिए, ठीक है, सबके कर्जे भी लौटा दिए। तो क्रेडिट अच्छा है या बुरा है बताओ जरा चैट में। क्रेडिट तो बहुत अच्छा है सर, उधार लेना तो बहुत अच्छी चीज हुई। उधार लेके सलीम ने 2 पैसे ज्यादा कमा लिए, है ना, उधार पे काम करके, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखो, स्वप्ना करके एक दीदी थी। स्वप्ना ने क्या किया? स्वप्ना ने जैसे लोन लिया एक जमींदार से। क्या लोन लिया स्वप्ना ने? कि उसको खेती वेती करना है, तो अपनी 3 एकड़ की छोटी से फार्म लैंड पे उसने खेती करने के लिए जमींदार से लोन लिया। अब वो जमींदार से लोन लेने के बाद में लेकिन क्या हो गया कि उस साल में फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गई, पानी आ गया, कीड़े लग गए, तो फसल खराब हो गई। तो फसल खराब होने के कारण क्या है कि जिससे पहले लोन लिया था स्वप्ना ने, उसका ही लोन लौटा नहीं पाई है। उल्टा अगर और खेती करना है तो और पैसा चाहिए रहेगा उसको, तो उसने एक और फ्रेश लोन लिया। जब फ्रेश लोन लिया तो अगले साल अगर मान लो फसल हो भी गई तो जितना पुराना कर्जा लिया था वो सारा चुकाने में उसके पैसे चले गए, फिर उसको लोन लेना पड़ेगा। और वो एक डेट ट्रैप में फंस गई, एक साइकिल में फंस गई कि पुराना लोन लेने के लिए और नया लोन लेना पड़ रहा है, नया लोन चुकाने के लिए सारा पैसा चले जाता, कुछ प्रॉफिट ही नहीं बचता है। और हार के आखिर में स्वप्ना को अपनी जमीन बेचना पड़ गई, ठीक है। शी वॉज अनेबल टू रीपे एंड स्वप्ना सेल्स अ पार्ट ऑफ हर लैंड। तो अब इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि क्रेडिट यूजफुल था या नहीं? बताओ जरा चैट में। क्या क्रेडिट से स्वप्ना को फायदा हुआ? नहीं, क्रेडिट ने यहां पे एक नेगेटिव रोल प्ले करा। तो कहीं भी अगर आप देखेंगे कि लोन पॉजिटिव होगा, डेट ट्रैप मतलब क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ साइकिल वेयर यू टेक फ्रेश लोन्स टू रीपे दी ओल्ड लोन्स, है ना, और इसी साइकिल में आप फंस जाते हो, उसे डेट ट्रैप कहा जाता है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वेदर क्रेडिट इज यूजफुल और नॉट, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो वेदर क्रेडिट विल बी यूजफुल और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कि कहीं पे भी कितना रिस्क है, ठीक है, उधार में, उस चीज पे निर्भर करेगा कि वो उधार जो है, वो क्रेडिट जो है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं है। अगर मान लो आपने मुझसे पैसे लिए और मैंने बोला कि 10 रुपए के बदले तुमसे 80 रुपए लूंगा वापस, फंस जाओगे तुम, तो कभी लौटा ही नहीं पाओगे मेरे पैसे। लेकिन अगर मैंने बोला हाँ चलो 10 रुपए ले लो लेकिन मुझे 11 रुपए देना, और तुमने वो 10 रुपए से मेहनत करके 15 रुपए कमाए, तो तुम मुझे 11 लौटा भी दोगे और 4 रुपए प्रॉफिट भी कमा लोगे। तो वेदर क्रेडिट विल बी यूजफुल और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व। कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस चीज पर निर्भर करेगा, समझ में आया? कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस चीज पर निर्भर करेगा। तो ये कहानी रहती है। तो अब अगला टॉपिक है आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट।
स्वप्ना और मैं एक जैसे हैं सर, उधार ही नहीं चुका पा रहे हैं। इतना कितना उधार ले लिया तुमने? क्लियर हुआ? एफडी क्या होता है? देखो जब आप बैंक में ना, जैसे एक तो डिमांड डिपॉजिट होता है कि जो आप आपकी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हो, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने गए बैंक में और पैसा निकाल लिया, तो वो डिमांड डिपॉजिट है। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब आपने बैंक में जो पैसा जमा किया ना, तो आपने वो बैंक में पैसा फिक्स कर दिया है, मतलब कि अब आप उसको 1 साल 2 साल 4 साल के लिए निकालोगे नहीं। तो जब आप एक पैसा फिक्स कर देते हो कि हाँ 2 साल के लिए फिक्स कर दिया है, तो वो फिक्स डिपॉजिट होता है कि यार 2 साल तक नहीं निकालेंगे, तो बैंक को पता है कि इनका उठा के पूरा लोन दे दो। क्यों? क्योंकि ये पैसा ये निकालने ही नहीं आएंगे कभी। ऐसा फिक्स डिपॉजिट होता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्लियर है यहां तक? एक बार भैया जी आप क्या बता दो, क्या चाहिए बेटा? सर हमें उनकी याद में जिंदगी गुजार दी, लेकिन वो आए नहीं जिन्हें उधार दी। वाह वाह वाह, अरे वाह, दिल टूटे शायर। ठीक है भैया, मैंने उनकी याद में जिंदगी गुजार दी और वो आए नहीं जिन्हें मैंने उधार दी। ठीक है, पैसे उधार दी मतलब, ठीक है। दिल टूटा शायर। रैपिड रिवीजन के लिए एडुकार्ड के माइंड मैप यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। रैपिड रिवीजन के लिए यही होता है कि आप शॉर्ट में फटाक से कर लो। और ये नोट्स जो है ना क्लास में जैसे अपन देख रहे हैं, तो एकदम बहुत रैपिड रिवीजन वाली चीज है, जैसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कोलेटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट, और उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है डोकोमो इंटरनेट। ध्यान हो गया बस। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है वो समझ लो जरा, ये टॉपिक समझो। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यहां तक क्लियर है सब कुछ? बताओ बाबू। अप्पू हाथी, यार अप्पू हाथी किधर गया? अप्पू हाथी बैंक गया था, अभी उसकी छुट्टी होने तो 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर आएगा वो बैंक से। ठीक है, ये लो, से हाई टू अप्पू हाथी। यहां तक क्लियर है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगला टॉपिक है। तो अब क्रेडिट तो आपने समझ लिया, क्रेडिट क्या होता है? लोन लेना। क्रेडिट पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है क्रेडिट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो अब अपन अगला टॉपिक देख रहे हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो लोन की कुछ शर्तें होती हैं। कैसा शर्तें होती है कि अगर आप बैंक में लोन लेने गए, तो बैंक वाले आपको यूं ही उठा के लोन नहीं दे देंगे। बैंक वाले आपको यूं ही उठा के लोन नहीं दे देंगे कि लो यार लोन ले लो, नहीं। बैंक वाले क्या करेंगे, आपको ध्यान देना होगा। बैंक वाले क्या करते हैं ना, बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है, समझ लो। बैंक वाले आपसे सारी तहकीकात करते हैं, आपको ये तय करेंगे कि आप बैंक को पैसा किस इंटरेस्ट रेट पे लौटा के दोगे। ठीक है, ये सारी चीजें तय की जाती है। तो अब यहां पे भी आपको वही समझना है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या कहानी बन रही है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आपको ये कहानी बन रही है कि बैंक जो है ना, तो कुछ चीजें तय करता है लोन देते समय, या फिर कोई से भी लोन लोगे, अगर आप किसी से भी लोन लोगे ना, तो कुछ चीजें तय होती है। जैसे इंटरेस्ट रेट, कि अगर आपने मान लो 10,000 रुपए लोन लिए, तो 10,000 के बदले में आप कितना पैसा लौटाओगे। तो अगर आप बोल रहे हो कि आप 24% के इंटरेस्ट पे लौटाओगे, तो आप 10,000 के बदले 12,400 रुपए लौटाओगे 1 साल बाद। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो आपसे प्रॉपर्टी के पेपर मांगेंगे कि अगर आपने मान लो पैसे नहीं लौटाए, तो आपकी प्रॉपर्टी के पेपर रख दो हमारे पास गिरवी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोलेट्रल्स बोलते हैं। कोलेट्रल्स मतलब क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुमने मालामाल वीकली देखी मूवी? मालामाल वीकली कितने लोगों ने देखी? एक मूवी थी बहुत पुरानी। तो उसमें क्या होता है ना कि वो परेश रावल जो रहता है, तो उसको एक अपने घर में पार्टी करवानी थी, क्योंकि वो लॉटरी की टिकट चाहिए थी उसको। और पार्टी करवाने के लिए वो क्या करता है, पार्टी करवाने के लिए वो अपने पास एक बकरी रहती है छोटी सी उसकी, तो उस बकरी को क्या करता है ना वो, बकरी को एक वो सेठ के यहाँ पे रख के आ जाता है, बोलता है कि अगर और मुझे 1,000 रुपए दे दो, अगर मैं 1,000 रुपए नहीं लौटा पाया तो इस बकरी को बेच देना तुम। तो वो बकरी क्या थी उनकी पता है? वो बकरी एक तरह से कोलेट्रल थी। क्या? कि इनकेस इफ आई फेल टू रीपे योर अमाउंट, अगर मैं तुम्हारा पैसा लौटा नहीं पाया ना, तो इस बकरी को बेच देना तुम। तो कोलेट्रल मतलब क्या होता है समझा रहा हूं मैं, बकरी मत लिख देना कोलेट्रल। कोलेट्रल इसका आगे डेफिनेशन में है, कोलेट्रल इज एन एसेट
ओन्ड बाय द बोरोवर। जैसे मैं बैंक में लोन लेने गया, वो बैंक वाले ने बोला कि भाग गए तो तुम है, तो मैंने क्या बोला कि मेरी गाड़ी की चाबी रख लो यार तुम, मतलब मैंने अपनी गाड़ी को क्या कर दिया, एज एन एसेट बैंक के पास में गिरवी रख दिया। गिरवी रखना बोलते हैं ना, तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। मैं पैसा ले रहा हूं तो मैं बोरोवर हूं, बोरोवर ओन्स एंड यूजेस इट एज अ गारंटी अगेंस्ट द लोन। तो अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मैं लोन के अगेंस्ट उसको गारंटी की तरह यूज कर रहा हूं, कि अगर मान लो मैंने तुमसे 1 लाख रुपए लोन लिया और अगर मैं लौटा नहीं पाया तो मेरी गाड़ी बेच देना, मेरी गाड़ी 2 लाख रुपए की है। समझ में आया? तो बैंक क्या करेगी, अगर मैं लोन नहीं रीपे करूंगा तो बैंक गाड़ी उठाएगी और बेच देगी, और गाड़ी बेचेगी बैंक, और गाड़ी बेचते से बैंक क्या करेगी, बैंक ने जो 1 लाख रुपए मुझे दिए तो वो रिकवर कर लेगी। तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड बोरोवर यूजेस इट एज अ गारंटी अगेंस्ट द लोन इन केस इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन। ठीक है, तो जो लेंडर है, लेंडर कैन सिक्योर द मनी फ्रॉम सेलिंग बाय सेलिंग दैट एसेट। ठीक है, वो एसेट को, उस प्रॉपर्टी को बेच के क्या है, बैंक अपना पैसा निकाल सकती है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये केस रहता है। तो इंटरेस्ट रेट हो गया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गया, कोलेटरल्स हो गए, मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब आप पैसा कैसे लौटाओगे, आप लमसम में एक साथ पूरा पैसा दोगे, आप टुकड़े टुकड़े में पैसा दोगे, तो वो मोड ऑफ रीपेमेंट कहलाता है, मोड ऑफ लोन रीपेमेंट कहलाता है। तो ये चारों चीजें मिलके क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। देखो इसको याद करने की एक टेक्निक है, पहले सिम होती थी टाटा डोकोमो की, तो डो मतलब क्या, डॉक्यूमेंटेशन की पेपर वर्क पूरा सब साइन वाइन करवा देना, डोको मतलब कोलेट्रल, मो डोकोमो, तो मो मतलब मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ लोन रीपेमेंट। तो डोकोमो, इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब क्या है कि इंटरनेट, सिम में इंटरनेट चलता था ना, इंटरनेट का मतलब ये हो गया इंटरेस्ट रेट। तो डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट टुगेदर कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन सारी चीजों को साथ मिलाकर आप क्या कहते हो, इन सारी चीजों को साथ मिलाकर आप टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाते हो, इन सारी चीजों को साथ मिलाकर आप टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाते हैं। अब देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी करती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है, तो दीज टर्म्स आर सब्जेक्टिव एंड मे डिफर फ्रॉम वन लेंडर टू अनदर। जैसे मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा डॉक्यूमेंट ला कोलेटरल रख, दोस्त थे वो, तो मेरे जेब में हाथ डालेगा, पैसा निकाल के ले जाएगा, और जब लौटाएगा तो 10,000 के बदले 5,000 ही देगा, बोला कि 5 ही है, तू 5 ही रख। तो वहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमारी ये तय होगी। बैंक के पास जाओगे तो बैंक अलग कंडीशंस रखेगा, लेकिन अगर आप किसी मनी लेंडर के पास गए तो मनी लेंडर क्या होगा, हो सकता है डॉक्यूमेंट ना मांगे, लेकिन मनी लेंडर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देगा तुम्हारे ऊपर, है ना। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड करती है बोरोवर और लेंडर के रिलेशन के बीच में। टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझ में आया? ठीक है, बैंक 1 लाख का क्या करेगी, वापस लौटाएगी। अगर मान लो बैंक जैसे गाड़ी 2 लाख की थी, तो बैंक, एक बच्चे को चिंता होगी सर 2 लाख की गाड़ी बिकी, 1 लाख का ही लोन था, 1 लाख का क्या होगा, तो बैंक अगर ज्यादा में बेच रही है सामान तो पैसा मुझे वापस लौटाएगी मेरा, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, और बैंक को तो 1 लाख रुपए चाहिए, भले गाड़ी के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो बैंक क्या करेगी, 1 लाख रुपए में बेच देगी, बैंक को तो उसका 1 लाख रुपए चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। डोकोमो इंटरनेट एक ट्रिक है कि डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट टुगेदर कंप्राइजेस व्हाट वी कॉल टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सिंपल एक लाइन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू टर्म्स एंड कंडीशंस which are being decided upon by the lender and borrower during a credit situation। ठीक है, क्रेडिट के टाइम पीरियड में, लोन के टाइम पीरियड में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाती है लेंडर और बोरोवर के बीच में, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल्स, मोड ऑफ रीपेमेंट, एंड दीज टर्म्स आर सब्जेक्टिव एंड मे डिफर फ्रॉम वन लेंडर टू अनदर। तो लोगों के हिसाब से वेरी करेगी। अब अगर आप देखिए तो लोग कहां कहां से लोन लेते हैं, देखो तो लोन लेना अच्छा या गलत है अपन ने देखा, वो डिपेंड करता है कि रिस्क कितनी है लोन में। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे, तो यहां पे 3-4 एग्जांपल दिए गए हैं कि मनी लेंडर्स से लोग लोन लेते हैं। तो आपकी बुक में वो जो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट है उसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए गए, तो मैं तुम्हें हाईलाइट दे रहा हूं, बस कहानियां दी गई हैं, जैसे रवि की कहानी दी गई है, ठीक है, और अलग अलग कहानी दी गई ना। तो मनी लेंडर मतलब क्या है कि मनी लेंडर जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स में यहाँ पे बताया गया है कि मनी लेंडर का यहाँ पे कहाँ दिया गया एग्जांपल, मैंने इसको सबको पिक्टोरियल कर दिया है। ठीक है, तो मनी लेंडर की अगर बात करें तो मनी लेंडर जो है बड़ा किसान होता है। बड़ा किसान क्या करेगा, आप उसके पास लोन लेने जाओगे तो लोन तो दे देगा आपको, आपसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगेगा, लेकिन वो बड़े किसान ने क्या बोला कि 60% इंटरेस्ट रेट लूंगा,
मतलब अगर 1 लाख रुपए लोन दूंगा तो 1 लाख के बदले 1,60,000 लूंगा तुमसे वापस। भारी है यार ये तो, ठीक है। 1 लाख रुपए लोन के बदले 1,60,000 रुपए लेगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि बड़ा खतरनाक सिस्टम चल रहा है इनका तो यहाँ पे, ठीक है। बहुत त्राही त्राही मचा के रखी है। तो मनी लेंडर वाली जो टर्म्स एंड क्रेडिट रहेगी वो रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर वहीं पे जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, बैंक से लोन लिया अगर, तो बैंक से लोन लेगा तो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगी, बहुत इजी रहेगी। बैंक आपसे ऐसा 60% इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 8%। तो 1 लाख के बदले 1,08,000 देना है, लेकिन बैंक आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ मांगेगा प्रॉपर, है ना। तो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगी, थोड़ी सी जेन्युइन रहेगी। फिर आप एम्प्लॉयर के पास गए, जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, तो आप अगर किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो आप उसके पास जाएंगे तो उससे लोन ले लोगे तो वो क्या बोलेगा, चलो लोन दे दूंगा लेकिन कम पैसे में काम करना पड़ेगा, तो आपको वो ऐसे एक्सप्लॉइट करेगा। तो एम्प्लॉयर्स भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं। फिर एक और, तो ये वाला भी क्या होगा, देखो इसमें क्या है ना, ये रिस्की है, मनी लेंडर से लोन लेना रिस्की है, एम्प्लॉयर से भी लोन लेना क्या है, रिस्की है। बैंक की अगर बात करें अपन, तो बैंक से लोन लेना क्या है, बैंक से लोन लेना रिस्की नहीं है, ठीक है, क्योंकि टर्म्स एंड क्रेडिट सही रहेगी, लेकिन बैंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीजें मांगता है। कोऑपरेटिव्स से अगर बात करें, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव्स मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अमूल जो है, अमूल जानते हो ना, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, तो सारे फार्मर्स एक साथ आए और सारे फार्मर्स ने एक दूसरे की मदद करी और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दी। तो यहां पे जैसे एग्जांपल दिया गया है बुक में कृषक कोऑपरेटिव का, सोनपुर गांव के पास में 2300 फार्मर्स एक साथ आते हैं और वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना सब जमा करते हैं और एक बड़ा, सबने 100-100 रुपए मिलाए अगर, तो 2300 फार्मर्स ने अगर 100-100 रुपए मिलाए तो 2,30,000 रुपए हो गए। अब ये 2,30,000 रुपए को क्या करते हैं, वो अपने किसान भाइयों को ही लोन दे सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि उनको मनी लेंडर्स और एम्प्लॉयर्स के पास ना जाना पड़े। तो कोऑपरेटिव्स की टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग रहती है। तो ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट देखते हैं तो आप अलग अलग सोर्स से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है, और कुछ फॉर्मल सोर्स होते हैं और कुछ इनफॉर्मल सोर्स जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताओ, व्हाई डज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरियाज टू टेक लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना कि मैंने आपको बताया कि बैंक सबको लोन नहीं देगी, क्यों, क्योंकि बैंक पेपर मांगेगी, बैंक क्या मांगेंगे आपसे, कोलेटरल वगैरह मांगेंगे, ये सारी चीजें मांगेंगे कि आप कुछ गिरवी रखो, तो हर व्यक्ति वो दे नहीं पाता है। तो अब बताना है कि बैंक क्यों, मतलब किसान जो, तो किसानों के लिए क्यों डिफिकल्ट होता है बैंक से लोन लेना, लैक ऑफ कोलेटरल, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, बताओ। ठीक है, चलो बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक। सर अगर नॉर्मल बैंक में अगर काफी टाइम से अमाउंट है तो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, हाँ मिलेगा। नॉर्मल बैंक क्या होती है, बैंक तो बैंक होती है। सर हमारा धंधा है इंटरेस्ट लेना लोन देके, हम बनिए हैं सर, हमारा धंधा चौपट मत, अबे धंधा चौपट नहीं, मतलब ये अलग अलग देखो सिस्टम है। आप देखते हो इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर भी समझाऊंगा, उससे तो मोर क्लैरिटी होगी। एक बच्चे का दुख झलक गया, सर हमारा धंधा चौपट मत करो सबको पढ़ा के। कोऑपरेटिव्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं क्या, यस यस यस। बैंक में आग लग जाए तो पैसे का क्या होगा मेरे लाल, बैंक, तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि सारा पैसा ऐसा पैसों का पहाड़ बना होगा बैंक में, बैंक में कैश रखा ही नहीं रहता है। कभी तुम बैंक में एकदम से कैश लेने पहुंच जाओ कि 25 लाख रुपए देना हमारे, तो बैंक वाले बोल देंगे कि सर इतना तो पैसा ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि बैंक तो पैसा चैनलाइज करती रहती, घुमाती रहती है। बोले कि आप बैठो, बुलवाते हैं दूसरी ब्रांच से बुलवा के दे देंगे, ठीक है। तो बैंक कभी भी कैश अपने आप भर के नहीं रखती ठूस के, समझ में आया। बैंक जो है मनी को चैनलाइज करती रहती है, वो बैंक लोन दे देती है, और डिजिटल होता है ना, आप अकाउंट में पैसा चाहिए तो वो तो बैंक के अकाउंट में है, आपके पास इतना है, इतने के बदले इतना घुमा देगी बैंक, समझे। बताओ इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा बाबू सी। देखो 3 वाला गलत है, ठीक है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नहीं, बैंक की तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ती रहती है। बैंक जो रहता है तो बैंक क्या करता है, आपको कम ब्याज पे पैसा देता है, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है। लेकिन लोग फिर भी बैंक से क्यों नहीं ले पाते लोन, क्योंकि लैक ऑफ कोलेटरल, ठीक है, चीजों की कमी होती है बैंक के पास में, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होती है, मतलब उतना आसान, उतना सरल सीधा नहीं होता है, प्रोसीजर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस,
लोगों में जानकारी का अभाव रहता है कि बैंक के पास कैसे जाना है, कैसे लोन लेना है, वो तो इस कारण से लोग बैंक तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, कहां कहां से आप लोन ले सकते हो, ये तो सब सीख लिया आपने, है ना। अब उसी हिसाब से अगर आप देखते हैं, उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे, कोलेटरल क्या है बताया तो सही। कोलेटरल एक एसेट है जो बोरोवर ओन करता है, और मैं उस एसेट को गारंटी की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई अगर मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए ना तो मेरी गाड़ी बेच देना, ऐसा। अब देखो, अगर हम देखें तो बैंक जो होती है, तो बैंक क्या कहना है, एक सिस्टम है कि बैंक सब कुछ जेन्युइन रखती है, आपसे कम इंटरेस्ट लेगी, लेकिन आपसे पूरे पेपर मांगेगी, आपसे कोलेटरल मांगेगी, आपसे मोड ऑफ रीपेमेंट तय करेगी। लेकिन अब जो आपके लाला सेठ बैठे हैं, तो लाला सेठ से आप लोन लेने जाओगे तो लाला सेठ क्या करेंगे, आ गए, लाला सेठ आपको बैठाएगा, पानी पिलाएगा, सब कुछ करेगा, और बोलेगा कि अरे मैं तुमसे कोई पेपर थोड़ी मांग रहा हूं, पेपर मत दो, पेपर मत दो, अरे कुछ गिरवी भी मत रखो। लेकिन 1 लाख रुपए के बदले में 1,60,000 रुपए लूंगा ब्याज सहित। ठीक है, तो लाला सेठ ने क्या कर दिया, आपको फंसा लिया वहां पे, क्योंकि आप इतना महंगा पैसा अगर लोगे, टर्म्स ऑफ मतलब आप देखोगे इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई, कि 1 लाख रुपए के बदले 1,60,000, 10 लाख रुपए के बदले 16 लाख रुपए, तो आप कितना कमाओगे और कितना रिपे करोगे। फाइन, तो जैसे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स होते हैं ना, ये फॉर्मल सेक्टर है, क्योंकि ये आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, ये आपसे जेन्युइन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रखेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह सब मांगेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं रखेंगे। फाइन, तो यहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर जेन्युइन। फाइन, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अभी एक बच्चा पूछा था ना उसकी फंक्शंस बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शन है, तो एक फंक्शन अपन देख ले कि करेंसी नोट्स इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इट सुपरवाइजेस फॉर्मल लेंडर्स लाइक बैंक्स। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस फॉर्मल सेक्टर, कि जितने भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, सबको आरबीआई चेक करता है कि क्यों भाई क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो, किसको लोन दे रहे हो, किस इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हो, तुम ऐसा तो नहीं कि लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है, तो सब कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में होता है। आरबीआई इंश्योर्स दैट बैंक्स मेंटेन कैश बैलेंस एंड लेंड टू स्मॉल फार्मर्स एंड बोरोवर्स। आरबीआई ये इंश्योर करता है कि बैंक अपना पैसा ऐसा ना उठा के सब पूरा का पूरा पैसा लोन दे दे, कुछ पैसा रखें भी। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट तय करता है कि किस इंटरेस्ट रेट पे तुम्हें लोन देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो बैंक्स सबमिट रिपोर्ट्स टू आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग, टू हुम दे आर लेंडिंग एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट दे आर लेंडिंग। तो आरबीआई ये सारी चीजें तय करता है कि कौन किसको कितना लोन दे रहा है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। ठीक है, सारे लोगों को मिलना चाहिए, सिर्फ अमीरों को लोन ना मिले। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है ना, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं, यहाँ सब कुछ सुपरविजन होता है, आरबीआई सब कुछ चेक करता है। ये फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का एग्जांपल हो गया। वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आ जाएगा, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। जो लोग क्या कर रहे हैं ना, जो लोग आपको लोन तो दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है, एक्सप्लॉइटेटिव टर्म्स पे दे रहे हैं। जैसे मनी लेंडर्स जो हैं, जो ब्याज का धंधा करते हैं ना, कि 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख के बदले में 60% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एनुअली, तो 1,60,000 रुपए वापस कर रहे हैं। तो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, ठीक है, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये लोग जो हैं, तो दे एक्सप्लॉइट दी, क्या कह सकते हो आप, दे एक्सप्लॉइट दी पीपल। ठीक है, वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका हनन करते हैं, और लोगों को एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहती है वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव होती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है। आरबीआई बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को मैनेज कर लेगा, लेकिन आपने घर में आपके अगर दोस्त से पैसा लिया है तो आरबीआई को कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो यहां पे वही बताया गया कि नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर लेंडिंग। इनफॉर्मल सेक्टर लेंडिंग को कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। अब जब कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो जाता है, ये रिजल्ट होता है कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, बोरोवर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या किया जाता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको देखने को मिलता है उनको लोन दिया जाता है, और लोग लोन रिपे नहीं कर पाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं ब्याज के चुंगल में। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे स्वप्ना थी बेचारी, स्वप्ना ने लोन लिया और वो मनी लेंडर ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया, और स्वप्ना की फसल खराब हो गई, तो स्वप्ना क्या है कि लोन रिपे नहीं कर पाई, तो वो मनी लेंडर क्या करेगा, स्वप्ना से बोलेगा कि अब तुम्हारी जमीन बेचना पड़ेगी तुम्हें। तो अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, लोग गुंडे पहुंच जाते हैं कि पैसा दो, क्योंकि मारपीट हो जाती है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है ना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बोरोवर है। तो अब आप मुझे बताओ कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट अच्छा है या इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट अच्छा है, फटाफट से बताओ जरा चैट में। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर समझ में आया। अगर इनफॉर्मल में कोई लोन लेकर भाग गया तो पुलिस हेल्प करेगी,
नहीं, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो पुलिस भी, इनफॉर्मल सेक्टर में रिस्क भी रहता है। ठीक है, मैंने अगर किसी को पैसा दिए है और किसी को पता ही नहीं कुछ, अगर कुछ, इसलिए तो क्या होता है ना, जैसे आप इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, ट्रेडर्स के पास जाओगे, ट्रेडर्स आपके चेक रख लेते हैं। समझे? क्लियर हुआ? फॉर्मल सेक्टर गुड गुड है सर। हाँ, तो इसीलिए लोन कहां से लेना चाहिए लोगों को? फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग जो है, गरीब लोग जो, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, ऐसा क्यों होता है सर? तो सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये देखेंगे कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देखेंगे अपन। सर आप ये गलत कर रहे हो सबको सच बता के। अबे लाला सेठ है क्या तू? कितने चैप्टर और है? मतलब ये चैप्टर तो अपना आज कंप्लीट होगा, इसके बाद में इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर बचेगा और बाकी दूसरी दूसरी बुक के जो जो है वो बचेंगे। हम्म। ट्रेडर्स चेक क्यों लेते हैं? ताकि क्या हो ना, कि आदमी अगर भाग भी जाए तो वो चेक बैंक में लगा दे और चेक बाउंस हो जाएंगे, ऐसे मतलब गारंटी की तरह यूज करते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, तो अब अपन देखो, अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताना चाह रहा हूं तुम्हें, और समझना, वो क्वेश्चन अभी दिया भी मैंने आगे एग्जाम में, उसका आंसर मतलब एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन, कि फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंशिएट कर लो, कि यहां बैंक्स कोऑपरेटिव होंगे, यहाँ मनी लेंडर्स ट्रेडर्स वगैरह होंगे, यहाँ टर्म्स ऑफ क्रेडिट जेन्युइन होती है, यहाँ टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक्सप्लॉयटेटिव होती है। फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज आरबीआई करता है, यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं होता है। यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है बोरोवर्स का, यहाँ बोरोवर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, उनके साथ में जालसाज काम हो जाते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, सारा सब कुछ होता है, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के चलते उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, सारा सब कुछ होता है। अब अगर हम नेशन के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो नेशन में फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग क्यों जरूरी है, या फिर इसको ऐसा बोलूं, नेशन में एक अच्छी टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है उन पर लोन मिलना क्यों जरूरी है, या फिर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, मतलब लोन चीप हो, सस्ता हो, कम ब्याज पे मिले और अफोर्डेबल लोन होना चाहिए। ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव, देखो सवाल बेरूपिया था मेरे दोस्त, अच्छे से समझना, कैसे भी सवाल पूछ लिया जाए कि कंट्री के डेवलपमेंट में फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो उसके पीछे जवाब यहां मिलेगा आपको। देखो, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर रहेगी, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी हाई, एक्सप्लॉयटेटिव तरीका है, ब्याज ज्यादा लगाया जा रहा है। तो अगर हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी तो बोरोवर जो है ना, बोरोवर क्या हो जाएगा, बोरोवर एक डेट ट्रैप में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बोरोवर ने 1 लाख रुपए लोन लेके, मान लो 1,80,000 रुपए कमा भी लिए, तो बोरोवर को पूरा का पूरा पैसा वापस चुकाना पड़ जाएगा, क्योंकि उसको ब्याज बहुत देना पड़ रहा है। 1,60,000 रुपए तो ब्याज ही जा रहा है उसका, 60,000 ब्याज जा रहा है, मतलब टोटल 1,60,000 उसको भरना पड़ेगा वापस। तो अगर हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है तो लार्ज पार्ट ऑफ इनकम विल गो बैक इन रीपेइंग लोन्स। समझ रहे हो कि आपने अगर पैसा कमाया भी तो एक बड़ा हिस्सा उस कमाई का आपको वापस ब्याज में भर देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जिससे इंसान एक डेट ट्रैप में फंस जाएगा, जिससे इंसान क्या हो जाएगा ना, एक डेट ट्रैप में फंसेगा। डेट ट्रैप का मतलब क्या है, कि एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे वो लोन के साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, और उस डेट ट्रैप में फंसने के चलते क्या होगा, इंसान सोचेगा अरे यार पैसा लेंगे अगर उधार, तो उधार पैसे में लेने के बाद में फंस जाएंगे, ठीक है, कर्जा हो जाएगा बहुत ज्यादा, ऐसा बोला ना। तो इंसान क्या है, कर्जा कभी लेगा नहीं, और कर्जा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने देखा क्रेडिट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल ऑल्सो। जैसे सलीम अगर मान लो हिम्मत नहीं करता वो जूते बनाने वाला, और वो लोन नहीं लेता, अगर वो लोन नहीं लेता तो जूते नहीं बनाता, 4 लोगों को रोजगार नहीं मिलता, 4 लोगों को रोजगार नहीं मिलता, और इकोनॉमी में पैसा नहीं आता, और वो प्रॉफिट नहीं बना पाता है। समझ में आया? अब जैसे हमने क्या किया, लोन लेके कंपनी चालू करी, ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स। अगर हम लोन नहीं लेते और हम नेक्स्ट टॉपर चालू नहीं करते, तो आपको कैसे पता चलता है कि हम 11th, मतलब 11th की भी टीम पढ़ाई हमने, 12th की भी टीम पढ़ाई, बहुत सारे बच्चों के पास तक पहुंचे। तो लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लोन जब लेगा आदमी तो पैसा लेके उधार घूमने नहीं जाएगा, लोन लेके आदमी क्या करेगा, लोन लेके आदमी कुछ और काम करेगा, कुछ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, दो इनकम ज्यादा जनरेट करेगा। समझ में आया?
तो लोन जो है ना, तो क्रेडिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि क्रेडिट अगर होगा तो ही एंटरप्राइज स्टार्ट होंगे। लेकिन हमारा सवाल वही है कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट अगर नहीं होगा, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी, तो बोरोवर्स के पास में पैसा कम बचेगा, बोरोवर्स डेब्ट ट्रैप में फंसेंगे, तो नो एंटरप्राइज विल स्टार्ट इन कंट्री। तो कोई भी बोलेगा अरे भैया पैसा उधार नहीं लेना, फंस जाएंगे, क्योंकि पैसा बहुत महंगा मिल रहा है ना, लोन बहुत महंगा है। तो अब क्या होगा, अब जब लोग एंटरप्राइज ही चालू नहीं करेंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इकोनॉमी में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है क्रूशियल है फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर देश का विकास करना है तो देश में एक मनी फ्लो, फॉर्मल सेक्टर का चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट का फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे? बताओ, क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, सर आपका लोन मैं चुका देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम लोगों का प्यार ही काफी है, प्यार मिलता रहेगा तो लोन सब चुका देंगे, पर चिंता मत करो तुम। और मैंने फॉर्मल सेक्टर से लिया है, ऐसा नहीं है कि मनी लेंडर से जाके लिया है कि मनी लेंडर ने गुलाम बना लिया, पता लग रहा है दिगराज सर, शोभित सर, प्रशांत सर को चाबुक पड़ रहा है कि लोन चुकाओ वापिस। फॉर्मल सेक्टर बैंक से लिया मेरे दोस्त। ठीक है। एक छोटू नाम का एक बच्चा, अगर भैया लोन नहीं चुका पाए तो भैया को जेल हो जाएगी। ठीक है, चलो, इसीलिए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी एसेंशियल, ताकि क्या हो कि और ज्यादा एक्टिविटीज स्टार्ट हो कंट्री में। अब देखो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, अब अपन को ये तो समझ में आ गया कि फॉर्मल सेक्टर लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मल सेक्टर लोन होना चाहिए। तो किस सेक्टर में कितना लोन मिल रहा है ना? तो अगर जैसे, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बताया गया है। तो हमें जब ये पता है कि फॉर्मल सेक्टर गुड है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि फॉर्मल सेक्टर वाओ, इनफॉर्मल सेक्टर अच्छी, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आप देखो यहाँ पे, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहां अगर जैसे देखोगे फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम कहानी पढ़े, तो लोग कहां से लोन लेते हैं? 51% लोग कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, 51% लोग कहां से लोन ले रहे हैं? बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है। अदर इनफॉर्मल एजेंसी से 3% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, 7% लोग लेते हैं लोन कहां से? बैंक्स, मतलब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह से। 23% लोग मनी लेंडर्स वगैरह से लोन ले रहे हैं। लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो, तो 1% लोग जो है वो लैंडलॉर्ड वगैरह से लोन लेते हैं। फॉर्मल एजेंसीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह से 10% और 5% लोग लोन लेते हैं। तो अभी भी आप जैसे देखो बड़ा हिस्सा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। अब इस बड़े हिस्से में अगर आप देखोगे ना, तो हु गेट्स व्हाट वाला ये जो टॉपिक है, हु गेट्स व्हाट वाला ये जो टॉपिक है, तो इस हु गेट्स व्हाट वाले टॉपिक में अगर आप देखोगे, तो हु गेट्स व्हाट वाले टॉपिक में देखोगे, तो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू अर्बन हाउस होल्ड्स, तो जो अर्बन हाउस होल्ड्स है, जो शहर के जो गांव है, ठीक है, शहर के गांव बोल रहा हूं, जो शहर के जो घर है, ठीक है, तो उन शहर के घरों में लोन कहां से आता है? अच्छे से समझना, शहर के घरों में लोन कहां से आता है? शहर के घरों में लोन कहां से आता है? देखो, graph 2 of all the loans taken by urban households, what percentage was formal and what percentage was informal? तो जो गरीब व्यक्ति रहता है, पुअर हाउसहोल्ड, पुअर हाउसहोल्ड में जैसे ऑरेंज क्या है ना, परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, तो 54% लोग जो है पुअर हाउसहोल्ड में इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, ठीक है, और 46% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, ठीक है। गरीब घरों में आप क्या देख रहे हैं कि ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, जिनके पास कम एसेट्स हैं, वहां भी 38% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जहां एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है। जो वेल ऑफ हाउस होल्ड है, तो वो 27% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और जो रिच हाउस होल्ड है उनमें मात्र 17% लोग ही इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। 83% लोग जो है फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, बैंक वगैरह से, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि फॉर्मल सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस कम है, तो जो अमीर व्यक्ति है उसके एक्सप्लॉयट होने के चांस और कम है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके एक्सप्लॉयट होने के चांस और ज्यादा है। तो गरीब व्यक्ति के एक्सप्लॉयट होने के चांस ज्यादा है और अमीर व्यक्ति के एक्सप्लॉयट होने के चांस कम है, ठीक है। तो अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि यार गरीब व्यक्ति को तो सर लोन फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए ताकि उसके टर्म्स ऑफ क्रेडिट थोड़े जेन्युइन रहे, उसके एक्सप्लॉयट होने के चांस कम है, ऐसा क्यों है कि गरीब व्यक्ति जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है? आप दिमाग लगाओ, फॉर्मल सेक्टर मांगता है एसेट्स कोलेटरल के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में,
है ना। बैंक किसी को भी लोन नहीं देगी, बैंक उसी को लोन देगी जिसको बैंक को लग रहा होगा कि यार ये आदमी रीपे कर सकता है लोन, ठीक है, ये रीपे करने की पोजीशन में है, बैंक उसे ही लोन देगी। समझ में आया मेरी बात। तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, तो फॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें तो फॉर्मल सेक्टर क्या कहता है कि फॉर्मल सेक्टर मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द रूरल क्रेडिट नीड्स, ठीक है। जो गांव में लोगों की जरूरत होती है तो आधे ही लोगों में फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलता है, बाकी सबको इनफॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मल लोन्स आर टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। इनफॉर्मल लोन्स हैव वेरी हाई इंटरेस्ट एंड डू नॉट रेज इनकम। अब इनफॉर्मल सेक्टर से अगर आप लोन ले रहे हो ना, तो आप जितना पैसा कमाओगे उतना पैसा ब्याज भरने में चुका दोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, उससे आदमी के डेट ट्रैप में फंसने के चांस ज्यादा रहते हैं, इंसान के डेट ट्रैप में फंसने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब वहीं पर अगर आप जैसे देखोगे तो शहरों में भी यही हो रहा है कि पुअर अर्बन हाउस होल्ड गेट अबाउट 54% लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। जो चार्ट समझाया मैंने कि अभी भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन ले रहे हैं, और अमीर हाउस होल्ड जो है मात्र 17% लोग ही जो इनफॉर्मल से लेते हैं, अमीर हाउस होल्ड सब फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो जबकि गरीब इंसान को भी फॉर्मल से लेना चाहिए, मतलब इनफॉर्मल से किसी को नहीं लेना चाहिए लोन। लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि रिच पीपल एक्सेस चीप फॉर्मल लोन्स while poor people pay higher interest rate because poor people do not have the collaterals, they do not have the documents, they do not have the knowledge। जैसे आप देखोगे ना, एक गरीब व्यक्ति किसान जो है अगर बैंक में चले जाता तो उसे डर लगता है पता नहीं मेरी किडनी विडनी गिरवी ना रख ले, उसे डर लगता है पेपर वर्क और इन सारी चीजों में। उसको ये पसंद है क्या कि वो सीधे अपने मनी लेंडर के पास जाए, वो लाला हंसेगा और वो लाला जो है तो वो क्या करेगा, वो भले ही 100 रुपए के बदले हमसे 160 रुपए ले ले, लेकिन सही है वो ज्यादा पैसे दे देंगे, बाकी भैया पेपर वेपर कहीं साइन वाइन हमें डर लगता है। तो यही है बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स जो है, इसीलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आपको गरीब व्यक्ति को बचाना है ना, समझ में आ रही है मेरी बात, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मेजॉरिटी ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड्स आर टुडे आल्सो टेकिंग लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, तो हियर इज द क्वेश्चन व्हाई दे आर गोइंग टू इनफॉर्मल सेक्टर। क्यों? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर उन्हें लोन देता ही नहीं है। फॉर्मल सेक्टर क्या मांगता है? डॉक्यूमेंट्स और कोलेटरल, और गरीब व्यक्ति के पास वो है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये क्वेश्चन बन के आता है कि हाउ टू इंक्रीज फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग इन दी रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में आप फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग कैसे बढ़ाओगे, या फिर कैसे आप डेट ट्रैप से बचा सकते हो गरीब व्यक्ति को। सवाल बहरूपिया होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे बचाओगे गरीब व्यक्ति को डेट ट्रैप से। तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव शुड इंक्रीज देयर लेंडिंग इन रूरल एरियाज। बैंक्स और कोऑपरेटिव जो है, तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को उनकी लेंडिंग जो है, लोन देने की कैपेसिटी रूरल एरियाज में बढ़ाना चाहिए बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को। फॉर्मल क्रेडिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली। जो फॉर्मल क्रेडिट है वो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सिर्फ अमीरों को ना मिले, गरीब व्यक्ति को भी फॉर्मल क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है। पुअर हाउसहोल्ड मस्ट गेट ग्रेटर एक्सेस टू चीप फॉर्मल लोन्स, ठीक है। जो गरीब घर के लोग हैं उन्हें ज्यादा जरूरत है चीप क्रेडिट लोन्स की, तो उन्हें लोन मिलना चाहिए चीप रेट्स पे। क्यों नहीं मिल पाता है? दुख तो हमें समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हमें समझ में आ रही है। क्यों नहीं लोन मिल पाता है? क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास क्या है ना, गरीब व्यक्ति के पास में कोलेट्रल की कमी होती है, उसके पास में गिरवी रखने के लिए एसेट नहीं होता। और बैंक तो बोली कि हमने लोन दे दिया, हमने लोन नहीं चुकाया तो हमारा तो पैसा डूब गया। बैंक पहले सिक्योर करती है कि अगर मान लो व्यक्ति लोन नहीं दे पा रहा है तो बैंक पहले सिक्योर करती है। समझ में आया कि इससे कैसे अपने को लोन निकलवाना है वो। तो अब अगला टॉपिक आ जाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर दी पुअर। इस टॉपिक पे यहां तक समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ जल्दी। यहां तक समझ में आया? जब रिच इंसान अमीर ऑलरेडी है तो वो लोन क्यों लेगा? लोन लेना पड़ता है भाई, अमीर आदमी है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अमीर आदमी के पास हर चीज के लिए पैसा है। अगर मान लो अमीर आदमी को एक और बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने के बाद पैसा कमाएगा ना वो, तो शुरू करने के लिए तो लोन लेगा बिजनेस। सारी पोल खुल दी सर, धंधा चौपट हो जाएगा हमारा। छुट्टी करूंगा बेटा, एक टॉपिक और बचा। लाला हंसेगा तो पुअर पीपल फंसेगा सर। क्लियर हुआ? अरे समझ में आया कि डाल दूं तुम्हारे सिर पे? जल्दी बताओ। देखो अच्छा पोल नहीं दिया क्या मैंने? अरे यार सॉरी। अब तो रहने दो, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन अर्बन इंडिया डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज।
टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। तो पुअर हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हैं ना, पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंट होते हैं। पुअर हाउस होल्ड इज द राइट आंसर। चलो अब अपन ने ये देखा, देखो पता है समस्या क्या है, हाँ गुलगुलू कर देता हूँ, आज नहीं करा क्या तुम्हें गुलगुलू, ये लो। समस्या क्या है, देखो समस्या ये है मेरे प्यारे बच्चे कि मरता क्या नहीं करता, मतलब जो फंसा हुआ इंसान है ना वही तो फंसा हुआ है। वाह क्या फिलॉसफी है, जो फंसा हुआ इंसान है वही तो फंसा हुआ है। तो गरीब व्यक्ति इच्छा से नहीं जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में, गरीब व्यक्ति मजबूरी में जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में। गरीब व्यक्ति जाएगा बैंक, लेकिन बैंक वाले क्या बोलेंगे कि सर हम आपको लोन नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं कि आप रीपे कर पाओ। तो गरीब व्यक्ति बोलेगा तो बैंक बोलेगा ओके थैंक यू, कुछ नहीं हो सकता। तो गरीब व्यक्ति एक तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास में, वो गरीब है इसीलिए तो उसके पास कोई एसेट नहीं है। अगर अमीर होता तो उसके पास एसेट होता तो एसेट को वो गिरवी रख के लोन ले लेता, लेकिन अब क्योंकि गरीब व्यक्ति है तो उसके पास कोई एसेट नहीं है। जब कोई एसेट नहीं है तो उसको स्वाभाविक हो गया ना, बहुत बहुत क्या कह सकते हो आप कि बहुत नेचुरल हो गया कि उस गरीब व्यक्ति को अब क्या करना पड़ेगा, लोन लेना है तो लोन लेने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं तो दिखाएगा क्या। मतलब वही है कि पैसे से पैसा बनता है, तो उसके पास पैसा नहीं है तो पैसा कैसे बनाएगा। तो गरीब व्यक्ति मजबूरी में इनफॉर्मल सेक्टर में जाता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर उनको एंटरटेन ही नहीं करता, फॉर्मल सेक्टर जो उनको लोन देता ही नहीं है, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर लोन देता ही नहीं है। तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे ना, तो दी मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब वो मनी लेंडर के पास जाता है, फिर गरीब व्यक्ति उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मनी लेंडर के पास जाएगा तो मनी लेंडर क्या करता है, बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है ट्रांजेक्शन के, गरीब व्यक्ति को बहुत हैराश करता है। तो गरीब व्यक्तियों ने तय किया, सबने क्या कि साथ ही हाथ बढ़ाना, हम सब एक दूसरे की शक्ति बनेंगे। तो इसीलिए गरीब व्यक्ति क्या करते हैं, तो पुअर पीपल जो है तो दे स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर, स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। गरीब व्यक्ति ने इसलिए क्या करना शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना शुरू किया, जिसमें वो खुद की मदद खुद कर रहे हैं। कैसे खुद की मदद खुद कर रहे हैं गरीब व्यक्ति, तो आपको देखने को मिलेगा द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर विमेन। तो सारी विमेन जो है वो एक साथ इकट्ठी होती है पुअर सराउंडिंग से। अब ये पुअर क्या करती है, पुअर विमेन जो है तो ये अपने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो टिपिकली अ ग्रुप ऑफ 15 to 20 मेंबर, जैसे मेनली रूरल केसेस में आप देखेंगे विमेन जो रहती है तो वो इकट्ठी होती है, और सारी आंटियां बैठ के क्या करती हैं, आओ बहन चुगली करें, नहीं, वो सारी आंटियां बैठ के आपको क्या देखने को मिलता है, क्या करती है, सारी आंटियां बैठ के ये तय करती हैं कि हम क्या करेंगे, अपने पास जो जो भी पैसा बच रहा है, मान लो सुनीता की मम्मी 500 रुपए बचाई हो, तो सुनीता की मम्मी ने 500 रुपए डाल दिए, तो ऐसे सबने 500 रुपए इकट्ठे किए, और अगर 10 महिलाएं थी तो उन्होंने 500 रुपए इकट्ठे करके कर लिए 5000 रुपए का एक पूल बना लिया, और वो हर महीने 5000 रुपए बचा रही है। तो एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो एक साल में उन्होंने 60,000 रुपए बचा लिए, है ना। अब अगर मान लो कि सुनीता की मम्मी, सुनीता की शादी करोगे, तो सुनीता की नहीं, शादी नहीं, सुनीता की मम्मी सुनीता को बाहर पढ़ने भेजोगे तो हम तुम्हें लोन देते हैं। अब सुनीता की मम्मी को सुनीता को पढ़ाने के लिए लोन चाहिए था, तो इन्हीं महिलाओं ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, जो पूल कलेक्ट किया था ना, फंड कलेक्ट किया था छोटी छोटी सेविंग करके 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए से सुनीता पढ़ ली। सुनीता की मम्मी को किसी मनी लेंडर लाला सेठ के पास जाके लोन नहीं लेना पड़ा, ठीक है, कम ब्याज पे लोन मिलेगा, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना, तो उन्होंने बोला कि तुम 60,000 के बदले तुम तो 65,000 रुपए ही लौटा देना, ज्यादा पैसे मत लौटाना। तो बिना कोलेटरल के, क्योंकि सब जानते थे एक दूसरे को, तो बिना कोलेटरल के चीप क्रेडिट पे लोन मिल जाते हैं मेंबर्स को। और फिर होता क्या ना, ये अगर जैसे हर महीने इतना पैसा कलेक्ट करते यार, तो बैंक को दिखा सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कि ले ठेंगा ले ले, ठीक है, हमने ईमानदारी से पैसा कलेक्ट करा और हम अपने मेंबर्स की मदद कर रहे हैं। तो बैंक को भी फिर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से काम कर रहा है, तो बैंक भी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा दे देता है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते तो ऐसे आपको समझना है। क्योंकि पहले क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं पुअर पीपल इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर उन्हें लोन दे नहीं रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे तो वहां हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सप्लॉयटेशन है, तो इसीलिए पुअर पीपल कम टुगेदर, दे कलेक्ट देयर फंड एंड मेक अ पूल ऑफ देयर सेविंग्स, और फिर उसी सेविंग से क्या करते हैं, एक दूसरे को लोन देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। एडवांटेज क्या है, लोन विदाउट कोलेटरल मिल जा रहा है। डिसीजन जो ले रहे हैं, कौन तय करेगा किसको लोन देना है, आपस में वो आंटियां तय कर लेंगी, ठीक है, कि विनीता की मम्मी तुम्हें पैसा चाहिए ये लो, तो इस तरह से क्या आपस में पैसा बांट लिया उन्होंने। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रूरल पुअर,
गरीब व्यक्ति का बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी को शुरुआत करने के आपको पहली सीढ़ी देना पड़ेगी। तो अब क्योंकि गरीब है तो उनको बैंक तो लोन दे नहीं रही थी, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे की मदद करना शुरू करी। ठीक है, दिस इज हाउ वुमेन आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, पुअर पीपल आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। और साथ ही साथ क्या है कि अब जब ये आंटियां मिलती हैं तो वो आओ बहन चुगली करें, तो वो दूसरी चीजें भी डिस्कस करती है। क्या कि जैसे मुन्ने के पापा तो दारू पी के आते हैं, मुन्ने की मम्मी को मारते हैं, तो सारी महिलाओं ने तय करा कि आज मुन्ने के पापा को ही मारेंगे, चलो ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि वो अबे आंटियों के बीच में अंकल क्या कर रहे हैं, किसन कन्हैया। तो जैसे अगर आप देखोगे तो सारी महिलाएं जो है तो वो सोशल इश्यूज, वो ऐसा बोलते हैं कि कविता की मम्मी, कविता काहे दुबली हो रही है, इसे खिलाती नहीं हो क्या। तो वो ये डिस्कस करते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन तो नहीं, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा था वो डिस्कस होता है। तो इकोनॉमिक वेलबिंग के साथ साथ में सोशल इश्यूज भी डिस्कस होते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एडवांटेज है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, क्या फायदे हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है ऐसा। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे ना, मनी लेंडर जो है तो हरासमेंट होता है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो सेविंग्स करते हैं, डिसीजन ग्रुप लेता है और वुमेन एम्पावरमेंट होता है, ये सारी चीजें होती है। सुनीता, विनीता, कविता, सबकी मम्मियां खुश हैं अब। ठीक है, चलो। शादी क्यों नहीं कर रहे सर? शादी इसलिए नहीं कर रहे मेरे दोस्त कि आप उन नन्ही चिड़ियाओं के पर शुरुआत में क्यों काट दे रहे हो? उन्हें पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। ठीक है, वो जितना ग्रो करेंगी, दुनिया देखेंगी, तो ये होगा ना कि हम अपनी बंदिशें किसी और के सपनों पे क्यों थोप दे रहे हैं। मतलब वो सोसाइटल माइंडसेट ही ऐसा है। जैसे मेरे सबकॉन्शियसली क्या निकला कि सुनीता की शादी करना है तो लोन ले लिया। मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया सोशल मीडिया पे, अगर आपने देखा होगा, जो बिग इंडियन फैट इंडियन मैरिजेस के ऊपर। तो उसमें यही है कि एक परिवार जो है तो क्या करता है ना, अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा देता है। किस लिए? एक पिता जो अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देता है क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करना है, दहेज देना है। लेकिन अगर वही पिता इस चीज पे ध्यान देना कि वो पूरी पूंजी लगा के उस बेटी को सक्षम बना दे, तो बेटी शादी भी अपने हिसाब से कर लेगी, आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, वो बेटी सक्षम भी हो जाएगी, अपने पैरों पे भी खड़ी हो जाएगी और वो दुनिया जीत लेगी। लेकिन नहीं, चार लोग तो वो फोकस किस चीज पर करेंगे कि मैं जीवन भर काम करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे दहेज देना है, उसकी शादी कर देना है। उसको सक्षम बना दो ना, तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो आप और हम जब सोचना शुरू करेंगे तभी तो बदलाव आएगा मेरे दोस्त। क्लियर हुआ? चलो, क्लियर हुआ? अबे पढ़ ले पारस पाल। पति मारो आंदोलन स्टार्ट हो गया। सी है जवाब, ए नहीं। कौन से वाले का? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन अर्बन एरिया डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स? बोथ, रुक जाओ, बोथ पुअर हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट्स। हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट्स, अर्बन इनफॉर्मल सोर्स मीट बोथ। हाँ, मैंने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े। बोथ वेल ऑफ, हाँ अगर बोथ दिया ऑप्शन तो सी लगाओ बाबू। बोथ दिया है तो सी लगाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। चलो, अब इस चैप्टर में देखो बहुत सारे कीवर्ड आए हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे कीवर्ड्स आए। क्या क्या कीवर्ड्स आए देखना। हाँ, तो इस चैप्टर में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, बार्टर एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक, चेक, कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है? कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस इट एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बोरोवर लोन रिपे नहीं कर पा रहा है तो लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट एंड रिकवर द मनी, है ना? समझ में आ गया? तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको मेरे शब्दों में लिख के दे दिया। कोशिश करना कि तुम अपने शब्दों में भी लिखो, लेकिन ठीक है, अपने अपने शब्द, अपने अपने नंबर, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। तो हर हर चीज जो है, फॉर्मल क्रेडिट क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, सारे सारे पॉइंट्स को अपन इंक्लूड कर लिया है। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है एमसीक्यूज में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। मैंने तुम्हें सैंपल पेपर का सोल्यूशन दिया है सीबीएसई का। कितने लोगों ने सीबीएसई सैंपल पेपर सोल्यूशन वाला वीडियो देख लिया है यूट्यूब पे मैंने जो दिया है? तो उसमें मैंने बताया है, ठीक है, कि क्या सिस्टम है, कैसे सॉल्व करना होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को।
ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ बेटा, टाइम सब हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो 22, 23, 20 हर साल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बता रहा हूं। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप बताना कि मनी क्या करता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को खत्म कर देता है, बार्टर एक्सचेंज से बाहर हटके। अब आप क्या कर सकते हो, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। 5 नंबर में आपको लिखना है। अब छोटा क्वेश्चन 5 नंबर में कैसे लिखते हैं सर, तो पूरी कहानी लिखो कि व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द मनी, व्हाट चेंज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, बार्टर एक्सचेंज को एक्सप्लेन कर दो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दो। तो छोटे टॉपिक को बड़ा क्वेश्चन, मतलब बड़े नंबर का क्वेश्चन, तो सब कुछ लिखेंगे अपन, समझे? 5 पॉइंट बनाना आपने को। हाउ इज डिमांड डिपॉजिट एन एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। क्या है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया और जब आपकी डिमांड होगी, नीड होगी, आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए डिमांड डिपॉजिट क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ मनी। ठीक है, तो वो हो गया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक विथ रिगार्ड टू मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। बैंक पैसा लेती है, बोरोवर्स को देती है, जो पूरा फंक्शन बताया। बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स and charges a higher interest on the borrower, and the difference between the interest charged and interest paid is the income of the bank. खत्म, सिंपल। 3 पॉइंट में आप लिख सकते हो। क्रेडिट समटाइम pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। तो आप बताएंगे कि क्रेडिट किसका एग्जांपल लिखोगे यहां पे, बताओ, जल्दी बताओ। स्वप्ना का लिखेंगे कि क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट इज यूजफुल और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व। एग्जांपल स्वप्ना, उसने लोन लिया लेकिन क्या है, वो डेट ट्रैप में फंस गई और इसीलिए क्रेडिट ने उसको क्या कर दिया ना, एक ऐसी सिचुएशन में पुश कर दिया जहां से रिकवरी इज वेरी पेनफुल। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट बताओ। तो आप बता सकते हो इंटरेस्ट रेट क्या है, द रेट एट विच द रीपेमेंट इज डिसाइडेड। कोलेट्रल लिख सकते हो। तो ऐसे 3 चीजें लिख दो। मोड ऑफ रीपेमेंट लिख सकते हो कि आप लमसम पैसा दोगे, इंस्टॉलमेंट में दोगे। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट के जो टर्म्स है वो एक्सप्लेन करना है यहां, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, मोड ऑफ रीपेमेंट और ये सारा सब कुछ। एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट 2 बॉक्स बनाएंगे बढ़िया, अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, नो वन टू सुपरवाइज। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जेन्युइन होती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हार्श होती है, एक्सप्लॉयटेटिव होती है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। यहाँ पे कोलेटरल वगैरह मांगते हैं, यहाँ पे कोलेटरल वगैरह बिना डॉक्यूमेंट के काम चल जाता है। एग्जाम्पल लिख देना, तो बढ़िया सा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 फंक्शन कुछ भी लिख दो आप। करेंसी इशू करना, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना, ये चेक करना है कि बैंक्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, बैंक्स का एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह बुलवाना, ये सब कुछ है ना। फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, वो एम्पावरिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। तो आप बताना कि उससे क्या होगा कि लोग डेट ट्रैप में कम जाएंगे, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट होंगे, सोशल इश्यूज डिस्कस कर लेंगे। तो वो सारे पॉइंटर जो अपन ने लास्ट में डिस्कस किए ना, कि कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन मिल जाएगा, वो सब कुछ, बिना कोलेटरल के लोन मिल जाएगा। क्वेश्चंस के आंसर लिखा करो, मैं मार दूंगा, जेठालाल खींच के मार दूंगा तुम्हें अगर क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखोगे तो। ठीक है, चलो छिपकली अन्नू और अप्पू हाथी दोनों, और पिकाचू तीनों। ठीक है, और कौन रह गया, ये लो बेटा, ये नागराज। ठीक है, ये नागराज और क्या